अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं सुबह ना और मैं हूँ माविश सैयद। अच्छा भाई, आज का बड़ा मज़ेदार खबर बताती हूँ। मैंने कल ही रात को पढ़ी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ये जो हम तमाम कराची वाले सर्दी 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 और नहीं आ रही सर्दी और आ रही है सर्दी कर रहे हैं, तो उनके लिए ख़बर है कि कोयटा की हवाएँ संडे से चलना शुरू होंगी। तो आप अपने गर्म कपड़े निकाल लीजिए, लिहाफ, कंबल, रज़ाइयाँ। अगर आपने अभी तक धूप नहीं दी है तो आज आपका दिन है, उसके बाद शायद धूप नहीं निकलेगी। तो सर्दी की तैयारी कर लें। और हमारी सर्दी की तैयारियों में 2-3 चीज़ें और भी शामिल होती हैं। वो होता है विक्स ख़रीद लें, बाम ख़रीद लें, कुछ जो भी आपका नाक वाक खोलेगी, एंटी एलर्जी रख लीजिए और बाकी मज़े करें, मूंगफलियाँ खाएं। और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सर्दियों की, कॉफ़ी, मूंगफली वाला जो है पूरा साल इंतज़ार करवा के सर्दियों में ही आते हैं ना। जस्ट लव द स्मेल, वो जो खुशबू होती है। हमारे यहाँ, मैं थोड़ी सी इस मामले में लेज़ी हूँ, तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मी तोड़ तोड़ के देती थी। और अब जब मेरी शादी हो गई तो मैंने कहा छोड़ो, कौन तोड़े। तो बच्चे बेचारे जो है वो सॉल्टेड पीनट्स पे चल रहे हैं। बहरहाल आई लव सर्दियों का मौसम, क्योंकि हमारे कराची में बहुत थोड़ी देर के लिए आता है विंटर फैशन, विंटर की सौगात और गाजर के हलवे। जनाब आली, मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ और यू कैन सी दैट। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला खैरियत से हमारी सर्दियाँ गुजारें। मेरे जहन में आज एक बात थी जो मैंने सोचा आपसे करूँ। रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यकीनन आपका ना कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा। एक नहीं होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो हम आम तौर पे 2-4 हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी हमारे चल रहे होते हैं। कभी कभी हम कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हम पता नहीं क्यों उनको ढो रहे होते हैं, उनके साथ बस हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैंने एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी कि आप किस तरह पहचानें कि आपका जो फ्रेंड है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं और मेरे लिए भी वो एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो जनाब, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस दोस्त के साथ आप हैंग आउट करते हैं या जिस दोस्त के साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं या आप उससे हर बात शेयर करते हैं, क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, तो इसको परखने के कुछ पैमाने हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या आप उससे मिलने के बाद एनर्जाइज्ड फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत डाउन है, आपकी बैटरी बहुत लो हो रही है और जब आप उससे बात कर लेते हैं तो क्या आप उसके साथ एनर्जाइज्ड फील करते हैं, अपलिफ्टेड आपकी स्पिरिट महसूस होती है या नहीं। अगर हो रही है तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा क्या आप उस शख्स से बग़ैर किसी फ़ियर ऑफ जजमेंट के हर बात शेयर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं आप कुछ कहते हैं और आपको जज करता है या आप कुछ को कहने से पहले डरते हैं। तो अगर आप अपने दोस्त से बग़ैर किसी खौफ के या जजमेंट के खौफ से कि मुझे जज करेगा, अगर हर बात शेयर कर सकते हैं, तो ये शख्स भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि क्या आपका दोस्त, अगर आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्या आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है या ये आपकी टांग खींचता है। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं उसकी वजह से, तो ये वाला दोस्त आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा क्या ये आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। अगर आप किसी चीज़ में जीतते हैं तो क्या ये तालियां बजाने वालों में से या खामोश हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिसके साथ अपना वक्त स्पेंड कर रहे हैं वो ये तमाम चीज़ इसके अंदर है। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप कोई एफ़र्ट करते हैं और वो शख्स उसको एक्नॉलेज करता है। बहुत दफ़ा होता है हम एफ़र्ट करते हैं, हम टाइम निकाल के मिलने जाते हैं, हम कॉल मिलाते हैं और वो कहता है तो क्या बड़ा काम किया, या हम कॉल करते हैं कहते हैं याद आ गई अब तुम्हें मेरी। तो अगर आपका दोस्त आपकी एफ़र्ट को देखता है, एक्नॉलेज करता है, तो ये शख्स ऐसा है जिसको आपने कभी नहीं छोड़ना। एनीवे, वैसे तो ज़िंदगी में लोग मिलते रहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों का इंतखाब करें, जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सोहबत, और सोहबत ही नहीं, आपका रेफरेंस ग्रुप जिनकी तरफ आप देखते हैं, अगर वो आप सही से चूज़ करें अपने लिए, तो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी दोनों इस पे डिपेंड करती है। खैर, इस नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। जो आप सोचिए कि आपने जो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारे अपने दोस्त के साथ, क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड। आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी, आपकी ज़िंदगी खुश होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ उस पर डिपेंड करती है। तो आप दोस्त ज़रा देखभाल के बनाएं, और अगर ऐसा दोस्त है जो कि आपको खुश रखता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है, एनर्जाइज कर देता है, तो ही इज़ द और शी इज़ द वन जिसको आपने छोड़ना नहीं है। मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, फिर मैं जाऊँगी अपनी एक दोस्त के पास जो कि हमारे खाने बनाती हैं इस सेट पे। हम मिलते हैं शेफ साइमा से राइट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक।
वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक में मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और उनसे जानते हैं कि आज क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है महविश? बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ महविश। ये बताइए कि आपको टर्की के क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है? खाने तो नहीं, मैंने कहा कि खाने की बात करूँ। ड्रामे, खूबसूरती, लोग। टर्की वो एक जगह है जहाँ पे ना हर चीज़ अच्छी है। आप जाएंगे तो आपको सीनरी भी खूबसूरत दिख रही है, लोग भी हसीन दिख रहे हैं और खाना भी मज़ेदार। प्यारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टर्की। लेकिन आज जो है वो हम ड्रामों की बात नहीं करेंगे। आज हम सिखाने जा रहे हैं शिश कबाब। अच्छा। ठीक है। और शिश कबाब जो है वो बिलोंग करती है ये डिश टर्किश क्यूजीन से ही। शिश का मतलब है स्क्यूअर। ठीक है। अब वो चाहे वुडन स्टिक्स हों या वो हमारी जो रॉड की होती है ना, आयरन की, वो हो। ठीक है, स्क्यूअर। और कबाब के मायने होते हैं मीट, ग्रिल मीट, नहीं ग्रिल मीट, क्यूब। अच्छा। क्यूब में कटा हुआ ग्रिल मीट। यस। और कबाब इज अ टर्किश वर्ड। अच्छा। ये भी याद रख लीजिए जी। तो आज हम शिश कबाब की जो है वो रेसिपी सिखाएंगे, शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ मैं इंग्रेडिएंट्स भी बताती एक बात है ज़हन में आ रही है और यहाँ तक आ गई तो मैंने कहा कह दूँ। तो अगर शीश कबाब का मतलब है कि वो कबाब जिनको ग्रिल किया जाए, स्क्यूअर, तो शीश नाग वो है कि अगर आप सांप पकड़ें और उसको उसमें डाल दें, सलाख के अंदर डाल दें, तो वो शीश नाग बन जाता है। नहीं, वो शीश है। देखो ये शिश है। शिश है। हाँ, ये शिश है। ये भी टर्की, हाँ टर्की का, टर्किश लैंग्वेज से ही है शिश। आप देखें मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, शिश। और वो हम जैसे शीश महल कहते हैं, वो शीश नाग। तो वो जो है डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करती है वो चीज़। सही है। तो इसके भी मायने हम ढूंढ के निकाल के लाएंगे ताकि हम नाक को यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकें नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, मुझे चूँकि मैरिनेशन थोड़ी पहले से चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे मैरिनेट चिकन करके रखी हुई है। रेसिपी कार्ड के हिसाब से आप चिकन लीजिएगा तो वही रेसिपी फॉलो करें। यहाँ मैंने थोड़ी सी चिकन बढ़ाई भी है, उसके हिसाब से मैंने अपने मसाले भी बढ़ाए हैं। ठीक है। 700 ग्राम यहाँ मैंने चिकन क्यूब ले लिया है। अच्छा, शिश कबाब लैम में बनाए जाते हैं ज़्यादातर, बट लोग अब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, टाइमिंग्स नहीं होते। और घर में अगर आप बना रहे हैं तो मीट आप लें, चिकन का मीट आप ले सकते हैं और उसके साथ आप थाई बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन का, तो बहुत जूसी बनेंगे। बट मैंने यहाँ पे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जो हमारे मीट को जूसी ही बना देगा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पर मैंने किया ये था कि 700 ग्राम चिकन ले ली थी। इसका एक बड़ा 1 इंच के बराबर जो है वो हमने क्यूब में काट लिया हुआ है। ये मैंने मुर्गी का सीने का गोश्त लिया है। आप इसमें थाई का करेंगे इस्तेमाल तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर मैंने किया ये है कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें सुमक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सुमक के बारे में मैं बता दूंगी, आसानी से अब यहाँ हमारे पास अवेलेबल है मार्केट्स में। और तकरीबन मैंने हस्बे ज़ायका जो है वो नमक शामिल किया है। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और जूसी रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है तकरीबन 2 चुटकी। 700 ग्राम मेरी मुर्गी थी। अगर 500 ग्राम आपकी मुर्गी हो तो आप उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, खाने का सोडा। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा सॉल्टी साइड की तरफ रखने के लिए। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ही सिरके का इस्तेमाल किया है। सिरका मैंने इसलिए डाला है ताकि ये जो है बेकिंग सोडा, उसके साथ जब बेकिंग सोडा और सिरका हम साथ डालते हैं तो वो टेंडर करने में बहुत सुपर काम करता है, सुपर क्विक है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है या आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाह रहे तो आप सिरका भी नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा भी नहीं डालेंगे। इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून भर के ग्रीक योगर्ट या हंग वाला जो योगर्ट होता है गाढ़ा सा, वो आप शामिल कर दें और आप ओवरनाइट मैरिनेट करके इसको
ठीक है। लैम में अगर आप बना रहे हैं या आप बीफ में बना रहे हैं तो भी आपने यही करना है। बीफ के लिए घर में कुकिंग अगर आपने करनी है तो उसमें आपने शामिल करना होगा मीट टेंडराइज़र 1 टेबल स्पून। मुझे ये प्लेटर बढ़ा दें माविश। और यहाँ पे मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाल के तमाम मसाले मैंने इसमें डाले। फिर मैंने इसमें पूरा एक भर के लेमन जूस भी 1 लीमू का निचोड़ दिया है, ठीक है। और मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, ठीक है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें क्योंकि टर्किश क्यूजीन में ऑलिव ऑयल का बेहतरीन इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो 2 चम्मच हमने इसमें अपना ऑयल शामिल कर दिया है। इसको मैरिनेट करके 15 मिनट्स ओवरनाइट, जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे ये उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। ये आप रख दीजिए। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें ली हैं 3 अदद। अगर आपके पास कलरफुल मिर्चें शिमला मिर्चें अवेलेबल है तो आप वो डालें, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। और मैंने क्यूब्स में कटी हुई प्याज भी ली है, बड़ी बड़ी ली है, ये आप देखिए साइज़ आप देखें, हमने इसको छोटा नहीं काटना है। अच्छा, शीश कबाब जो है वो समझ लें एक तरीके से जो अभी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इट्स सिमिलर टू शाशलिक स्टिक्स के, यानी वैसी सब्ज़ी कटी हुई है लेकिन मसाले बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल माइल्डर साइड पर होगा। और टर्किश क्यूजीन में क्यूमिन जो डाला जाता है, ज़ीरा पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ज़ीरा पाउडर क्योंकि मीट को मज़ीद मीठी फ्लेवर देता है इंटेंस की हद तक, ये मुझे भी बात नहीं पता थी। तो ज़ीरा पाउडर इसमें आप ज़्यादा भर के डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर जो मैंने सब्जियाँ काट के रखी हैं उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करके रख दिया था। साथ ही चिकन के इसको भी मैरिनेट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने ले ली हैं यहाँ पे वुडन स्टिक्स, जिसे हम स्क्वायर भी कहते हैं, वुडन स्क्वायर है यहाँ पे। इसको मैंने पानी में भिगो दिया है थोड़ी देर तक, क्योंकि पानी में भिगोने से होता ये है कि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये जलेंगी नहीं हमारे ग्रिल पैन में, ठीक है। अगर आप वुड को डायरेक्ट डालेंगी तो वो एकदम से तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है। तो आप पहले पानी में भिगो दीजिए और जब तक आप अपनी मैरिनेशन कर रहे हैं उस वक्त तक आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। और फिर साथ साथ हम सीखों को पिरोएंगे भी, यानी इसको अपनी वुडन स्टिक्स में हम अपनी बूटियाँ भी शामिल करते हैं सब्ज़ी। इसको अरेंज करना मैं दिखा देती हूँ आपको। और फिर यहाँ मेरे पास ग्रिल पैन है, सबको मैं सारी स्टिक्स रेडी करूँगी। ग्रिल पैन में ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा ऑयल आप डालें क्योंकि मैंने इसके मीट में भी ऑयल शामिल कर दिया है, सब्जियों में भी ऑयल है, बट यस हमें इसकी ग्रिलिंग के लिए भी ऑयल रिक्वायर होगा जी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ तो हम इंडोर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो खुले वाले जो चूल्हे होते हैं बारबेक्यू के, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं भी यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने कोयले का भी इस्तेमाल किया है, इसमें कोयले का दम दिया है। इसमें आपने इसको मैरिनेट करके इसी में कोयले का दम दिया है ताकि इसका वो कोल वाला स्मोकी फ्लेवर आए। तो आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाह रहे हैं आप दें, आप नहीं डालना चाह रहे आप स्किप कर सकते हैं। इस टाइम पे आपने इसको कोयले का भी दम दे देना है, ठीक है। वो सबको मेरा ख्याल है देना ही आता ही होगा। और फिर आपने इसको सीखों पे अपनी लगाना है। अगर आपके पास आयरन वाली सीखें आप उस पर लगाएं, वुडन है तो आप उस पर काम कर लें। मैं यहाँ पर आपको 2-3 दिखा देती हूँ। और इसके साथ ही जो है मैं ये भी बताऊँगी कि आखिर में ये जो मैंने अज्जा रखे हैं ये सब हम ग्रिल करेंगे, ठीक है। टर्किश क्यूजीन में जो शिश कबाब बनाए जाते हैं वो उनमें सब्जियां साथ साथ नहीं लगाई जाती, लेकिन मैं आज एक प्रेजेंटेशन के लिए लगा के दिखाना चाह रही हूँ। बट मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्टर्न शीश कबाब जो बनते हैं उसमें ये लोग सब्जियां साथ ही गोश्त के लगा के ग्रिल करते हैं, ठीक है। बट टर्किश क्यूजीन में सब्जियां अलग से ग्रिल की जाती हैं। हम दोनों आज यहाँ पर अपना प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है। और ये मैंने थोड़े से पोटैटो वेजेस यहाँ पे कर लिए थे साइड पे रखने के लिए। इसके साथ हम बहुत बेहतरीन सा एक सॉस सर्व करेंगे। वो सॉस बनाना मैं सिखा दूंगी आप लोगों को, बाद में बता दूंगी मैं उसके इंग्रेडिएंट्स। सॉस होगी इसकी गार्लिक योगर्ट गार्लिक सॉस बनेगी।
बहुत अच्छी बनती है और इसको हम सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ आज, बट इसके साथ आप येलो राइस, टर्किश राइस बनते हैं, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाली टर्किश जो डिशेस बनाएंगे उसमें मैं राइस भी बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। जी महविश, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने दोनों चीज़ें, अच्छा ये तो अब मेरा इसका काम ख़त्म हो गया, आप उधर रख दीजिए और इसको भी उधर रख दीजिए। अच्छा करना ये है माविश, अगर हमारे पास ना, पहले मैंने प्याज ले रही हूँ, पहले मैंने एक प्याज डाल दिया। टोटल आपके ऊपर चॉइस है आप कितनी सब्जियाँ ऐड करना चाह रही हैं। यहाँ मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ साथ ही, और क्या कहते हैं, ये देखिए ये चिकन मैंने ले ली है और इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से सारी लेयरिंग मैं करती जाऊंगी, डिपेंड करता है आप पर, आप ज़्यादा सब्ज़ी डालना चाह रहे हैं आप सब्ज़ी डालें। और मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ कि एक प्याज, बीच में हम टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर मैंने नहीं डाला जी, वो घुल भी जाएगा और वो बहुत पानी रिलीज़ करेगा। हमने इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल फर्म सा दिखाना है। आप चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, वरना आप साइड पे ना टमाटर ग्रिल कर लीजिए। देखिए मैंने लहसुन काट के रखा हुआ है, सारी चीज़ें ये जब अभी ग्रिल होंगी ना ये बहुत अच्छा लुक देंगी। और आखिर में आप जब हमारी डिश का प्रेजेंटेशन देखेंगे ना तो वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा देख के। अच्छा देखें, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से करके एक बोटी मैं और डालूंगी। इस स्टिक के हिसाब से आई थिंक 3 बोटियाँ इनफ हैं, ठीक है, वरना ये बहुत ओवरलोड हो जाएगी। आखिर में मैं एक प्याज का टुकड़ा इसको सील करने के लिए लगा दूंगी ताकि ये हमारी भागे नहीं कहीं, चिकन निकल, हाँ चिकन ना भाग जाए गर्मी से। ये बताएं तो ये गल जाएगा? बिल्कुल गलाएंगे हमने। अगर इसमें हाँ बेकिंग सोडा और विनेगर की वजह से। अच्छा ये अगर लैम का हो तो इट विल टेक टाइम, राइट? लैम के लिए जो करना आपने ये है, मैं साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ। लैम के लिए आपने माविश करना ये है कि लैम मीट हो या बीफ के क्यूब्स हो, आपने मीट टेंडराइज़र यूज़ करना है, सोडा यूज़ नहीं करना है। और मीट टेंडराइज़र के साथ अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून आप डाल दें अपना दही। डालना चाहें तो, बट दही इज़ टोटली ऑप्शनल। आपका काम मीट टेंडराइज़र से ही हो जाएगा, ठीक है? और आप ओवरनाइट उसको रखें। अच्छा ये देखें कैमरे में नज़र आ रही है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। इसको अगर हम यूं कर लेंगे तो नज़र आएगी। अच्छा ठीक है, सही है। इसको मैं इस तरफ कर लेती हूँ ताकि मेरा हाथ भी देखें आप। सही है, अब नज़र आ रहा है? चलें ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब मैंने दूसरे के साथ भी ऐसी सेम काम शुरू कर दिया है। अच्छा माविश, ये जो हमारे टर्किश क्यूजीन है ना, इसके खाने बहुत फ्लेवरफुल हैं और मतलब अगर आप मुझे एक पूरा प्रोग्राम इस पे करवा लेना तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल बात भी करने पर और बताने पर। जिस दिन मैं छुट्टी करूँगी उस दिन सारा दिन 2 घंटे मज़ा तो आपके साथ आएगा क्योंकि आप भी तो कुछ सीखेंगे। नहीं मैं बाद में ऑन करके सीख लूँगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि टर्किश क्यूजीन जो है बहुत डाइवर्स क्यूजीन है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें मैंने किया क्या था, ये हो गया। ओके, ये अब मैं एक और अपनी शिमला मिर्च डालूंगी, फिर प्याज आ गया और फिर हमारी चिकन और फिर प्याज, ठीक है? सही है। तो 2 अभी मैं रेडी कर लेती हूँ। ये जो वेजेस हैं ये भी आप वो करेंगी, ग्रिल करेंगी? ये वाले जी, ये जो पोटैटो वेजेस हैं ये भी, ये मैं फ्राइंग पैन में हल्का सा इनको क्रिस्प करूंगी, बहुत हल्का सा ऑयल लगा के, पेपरिका पाउडर लगा के, ठीक है। और ये सब साइड्स हैं, ये मैंने पार बॉईल कर लिए हैं। अच्छा ठीक है। ये देखें माविश, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे ये 2 यहाँ पर हमने बना लिए हैं। क्या अब हम ब्रेक पे जा रही हैं? मैं बनाती चली जाऊँ? आप बनाती चले जाए, हम ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, सही है। आप ऐसा करें कि अभी आप बल्कि हमें एक आध अगर फ्राई करके दिखा दें तो बिल्कुल ठीक है। इसको फ्राई ताकि हम फिर ब्रेक लेंगे ना पहले। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें जी। मैं जब तक इसको बना लेती हूँ। मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई। अच्छा मेरे तो हालात बहुत ख़राब है। मैं यही आपको खाना कुछ अच्छा देखा और भूख लगना शुरू। कि जो टर्किश क्यूजीन के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि डाइवर्स इसलिए है क्योंकि इसमें ना आपको
मिडिल ईस्टर्न खानों का भी टच मिलेगा इस क्यूजीन में, ठीक है, मेडिटेरेनियन खानों का भी टच मिलेगा। जो बाल्कन क्यूजीन है हमारा यूरोपियन साइड पे, क्योंकि आपको पता है टर्की की जो लोकेशन है वो आधा यूरोप और आधा एशिया। यस बिल्कुल, तो उनके भी खानों का बहुत आपको टेस्ट मिलेगा। फिर जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर बिल्ड हुई तो वो अपने साथ पर्शिया का, अरब का और इस तरीके की कई जो है जगहों का टेस्ट लेकर आए। बिल्कुल। मैं ज़रा सा ऑयल क्या आप जी नहीं, आप ऑयल रिजल करें प्लीज़, ज़रा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अच्छा। पूरा ऐसे करके डालें ताकि हमारी ग्रिलिंग की आवाज़ भी एक आए ज़बरदस्त सी, क्योंकि एक आध हम कर देते हैं, फिर हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा ठीक है, बस ये मैं 3 कर रही हूँ और एक मैं दिखा दी। इतना ठीक है और डालो? बस इतना बहुत है। आई थिंक अगर ज़्यादा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जनाब, ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको बताऊंगी। बिल्कुल, ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जनाब, ये हो गया। बस ये 3 जब करके फिर आप रख लें। फिर आप ब्रेक ले लीजिए। फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। ये देखें, हमने इसको सेट कर लिया है। ये आपने पानी वाली टिप अच्छी दी पानी कि में उनको पानी में डाल दें। हाँ इसमें अच्छा, रख ली? ओके जी, बस इसको मैं रखती हूँ इधर, इसको रख देती हूँ। ये नज़दीक ले आएंगे, इसको भी मैं दूर करूँगी। ये गर्म हो, क्योंकि ये हैवी बॉटम ग्रिल पैन है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही। और हमें वो ना उसका इफेक्ट देना है हल्का हल्का ग्रिल का, तो वो भी आना चाहिए। वो फिर उसकी जो लुक आएगी उसी ग्रिलिंग मार्क से आएगी। ठीक है, मैं देखती हूँ ये हाँ गर्म हो गया। मैं अभी आप थोड़ा सा हल्का करें बहुत प्लीज़। अच्छा खासा। और आप पीछे रहिएगा। मैं अपने कपड़े बचाऊँ। ओके। कल वो हमारे यहाँ प्याज चली जा रही थी ना। हाँ, कल मेरे कपड़ों में से जो प्याज की महक आ रही थी, मैंने जाके जहाँ टांग। हाँ, कल प्याज जो फ्राई हो रही थी, बिल्कुल सही। क्योंकि प्याज को ब्राउन करते हैं अच्छी, तो कपड़ों में क्या हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, प्याज का ना मैं आपको बताती चलूँ, होता ये है, आपने एसी कमरे में चलाया, आप नोटिस कीजिएगा, और आप किचन में प्याज काट रही हैं, तो पूरे कमरे में एसी वाले बंद कमरे में प्याज वहाँ से निकल के छलक कर हर जगह से। मैं इसको दिखाना चाह रही थी, एक साइड से टर्न करने का 1 सेकंड देना। ये देखो, ठीक है, अब आप ब्रेक ले सकती हैं, ब्रेक ले लें। जी जनाब, मेरे साथ एक साहब जो इस वक्त मौजूद हैं। हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। आप जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इवन जो घर में बैठने वाले लोग हैं, हमारा एक मसला है कि हम सीधा नहीं बैठते। चाल चलन तो हमारी सीधी है ही नहीं, हम बैठते भी सीधा नहीं है, हम चलते भी सीधा नहीं है, हम खड़े भी होते हैं तो एक टांग पे ऐसे लटक के खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। सबसे पहले दर्द शुरू होता है रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जिस्म भी ना एक पॉइंट तक तो हमें बर्दाश्त करता है हमारी हरकतें, फिर वो जवाब देना शुरू होता है। लेकिन ज़्यादा ख़राबी उन लोगों की लगती है जिनके लॉन्ग आवर्स हैं बैठने के, और वो हैं हमारे तमाम वो प्यारे बहन भाई जो कि कहीं ना कहीं ऑफिसों में नौकरी करते हैं। सुबह 8-9 बजे से जो कुर्सी पे बैठते हैं और रात 8 बजे तक एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी हड्डियों की क्वालिटी सब ख़राब होना शुरू होती है। और आपको पता है कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अगर ख़राब होती है तो फिर दुनिया की समझे हर नेमत बेकार है। तो इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छे हमारे एक साथी उनको मदऊ किया है, और हम उनसे जानते हैं कि जो हम सारा दिन बैठे रहते हैं डेस्क पे, या हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहते हैं, इस सब में रहते हुए हम अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक बोन सेटर जिनको हड्डियाँ बिठाना आती हैं, और वो मलेशिया से ट्रेंड है, फर्रुख साहब। तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यू आर वेलकम। फर्रुख खान नाम है आपका? फर्रुख खान, है ना आप? अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में मेरे कज़न की ना ये उतर गया था कोनी, तो हम ले गए थे एक पहलवान के पास, उसने हड्डी बिठाई थी। आप वही काम करते हैं? एक्चुअली उससे थोड़ा ऊपर की अगर हम बात करें, थोड़े आम अल्फाज में बात करें जिससे सबको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये जो बोन सेटिंग है, ये तकरीबन 600 साल क़ब्ल मसीह से चलती चली आ रही है। ये इतना पुराना ट्रीटमेंट सही है। और कहीं ना कहीं मेडिकल 600 साइंस साल क़ब्ल मसीह से। जी, मतलब हमारे जो हज़रत ईसा हैं उनकी पैदाइश से भी
600 साल पहले। एंड तब से इसकी जो ओरिजिन्स हैं वो 4 बड़े सिविलाइजेशंस में मौजूद रहे हैं, मिस्र में, अरब में, जापान की सिविलाइजेशन में और चाइना की सिविलाइजेशन में। चाइनीज़ सिविलाइजेशन से वो चीज़ पास ऑन होती चली गई और आज भी वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का हिस्सा है और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही है, नॉट ओनली इन चाइना बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर मेडिकल प्रोफेशन इससे 1890 की दहाई में इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि एक डॉक्टर डैनियल पामर नाम के थे जिन्होंने इससे इंस्पायर होके इस पर रिसर्च स्टार्ट की थी और पहली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की थी। तो वर्ड कायरोप्रैक्टर, बोन सेटिंग शायद इतना कोई ना सुनता हो, लेकिन वर्ड कायरोप्रैक्टर आजकल हर कोई सुन रहा है और सोशल मीडिया पे स्पेशली जो है कायरोप्रैक्टर्स की वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं। तो अब कायरोप्रैक्टिक मेडिकल प्रोफेशन का बाकायदा एक फॉर्मलाइज्ड हिस्सा है और जिस तरह आप MBBS करते हैं एक मेडिकल स्कूल से, उस तरीके से 5 से 7 साल की कायरोप्रैक्टिक की भी प्रॉपर डिग्री है जहाँ पे आप क्वालिफाई करके निकलते हैं और फिर आप सारे हड्डी और जोड़ आप हाथ से बिठाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक फिजिकल या मैनुअल थेरेपी या मैनिपुलेशन कहलाती है। एंड जो इसमें आपने बात की उसको अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो इस बोन सेटिंग का या कायरोप्रैक्टिक थेरेपी का मकसद होता है आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाना और खोल देना। मिसाल के तौर पे आपने जो बात की कि अगर फर्ज कर लें कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। फ्रोजन शोल्डर में अमूमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक बंदा अगर अपना हाथ यहाँ तक लेके जा रहा है तो वो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव शोल्डर भी कहते हैं। और बाज़ औक़ात वर्स्ट केस सिनेरियोज में हमने देखा है कि पेशेंट जो है वो बाल तक नहीं बना पा रहा होता है अपने, या चमचा तक उठा के अपने मुंह तक नहीं लेके जा पा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि वो जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब वहाँ पे हम मैनुअल थेरेपी अप्लाई करते हैं। ये सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स होती हैं पूरी, हर बॉडी के जुज़ की एक अलग सेट ऑफ एडजस्टमेंट है और उसके बाद वो रेंज ऑफ मोशन दोबारा खुल जाता है। एंड पेशेंट इज़ वेरी सरप्राइज्ड कि जब उसको विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट जब हम उसको वो एडजस्टमेंट देते हैं तो फ़ौरन उसका जो कंधा यहाँ तक फंसा हुआ था अगले 1 मिनट के अंदर ऊपर तक आराम से जा रहा होता है और नीचे आ रहा होता है विदाउट एनी पे। अच्छा, अनलेस कि उसमें कोई मेडिकल ऐसा ना हो, जैसे कोई जिसमें इंटरवेंशन की जरूरत हो, जैसे अगर मसल टियर है तो वो तो फिर यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है या वो है, एक अच्छा प्रैक्टिशनर है वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर है ही नहीं जब तक कि वो पेशेंट को डिटेल में एनालाइज ना कर ले, उससे पूरी हिस्ट्री ना ले ले और ये ना समझ ले कि एक्चुअली उसका कोई इशू है क्या जिसको एड्रेस करना है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई इंटरनल इंजरी है, जैसे आपने बात की लिगामेंट टियर की, तो लिगामेंट टियर जनरली फिलअप होने में या सेल्फ हील होने में 8 से 16 हफ्ते ले लेता है। तो जब तक वो ना हो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी भी इवन आप फिजियोथेरेपी भी करवाएं। सही। और पिछले चंद सालों में आपने 2500 से ज़्यादा लोगों की हड्डियां जो है वो बिठा दी हैं। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 6 साल हो गए हैं अभी प्रैक्टिस में और कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के साथ भी, तो 2500 से ऊपर लोग हो चुके हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे ऑफिस के मसाइल, क्योंकि हम जो सुबह से खोलते हैं अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप और हम बैठे रहते हैं, दूसरा हमारे हाथ में जो एक अदद होता है फ़ोन और हम पूरा वक्त यूँ हैं। तो ये तो हमारी, मुझे लगता है एवोल्यूशन में क्या होगा, जैसे कहते हैं ना डार्विन की थ्योरी के मुताबिक कि हम चिंपैंजी से इंसान हुए, अब हम वापस चिंपैंजी बनते जा रहे हैं क्योंकि हम यूँ झुकते चले जा रहे हैं। क्या किया जाए इसके लिए? सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तो यह है कि टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेने की ज़रूरत है थोड़ा। लेकिन अब मैं बताती हूँ, मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है और मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है, वहाँ बैठे भी रहना है, तो क्या बैठे बैठे मैं कुछ अपनी बॉडी में ऐसी मूवमेंट ला सकती हूँ, कुछ ब्रेक्स लेके? आप बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना जो पॉस्चर है उसको ठीक से कैरी करना शुरू करना है। उठने बैठने सोने जागने के जो आदाब हैं वो बहुत सिंपल से हैं और वो हम में से हर कोई बचपन से सुनता चला आ रहा होता है कि हमारे बड़े ही हमें टोक रहे होते हैं कि सीधा टेढ़े पैरों से ना चलो, सीधा चलो, एक पैर पे जोर डाल के ना चलो, ठीक है, टेढ़े ना लेटो, उल्टे ना लेटो। तो इवन आपको अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं पॉस्चर की ख़राबी के, तो जब हम उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो उनकी हिस्ट्री में ये 2 चीज़ें जो बहुत कॉमन निकलती हैं जो कि वजह हैं आपका पॉस्चर या स्पाइन के ख़राब होने की, उनमें से एक है उल्टा सोना और दूसरा है स्प्रिंग मैट्रेस का यूजेज। नाउ बाय रिसर्च स्प्रिंग मैट्रेस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटर्स टू मेक योर स्पाइन मिसअलाइन एंड योर पॉस्चर इनकरेक्ट।
और हम इतनी महंगी उसकी जो ब्रांड में भी होता है कि ये आपकी इसके लिए स्पाइन के लिए अच्छे, दिस इज हाउ दे हैव मार्केटेड। बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अब मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, बट बहुत जिन्होंने अपनी फेमस ब्रांड है, जिन्होंने अपना पूरा वो ऑर्थो का एक पूरा सीरीज निकाल दिया। मेरे पास है, मैंने इंटरेस्ट में और नॉट, जब अभी कोविड का स्टार्ट था तो उसके बाद जब लोगों ने घर पे बैठ के काम करने शुरू किया तो यही सारे कॉर्पोरेट वाले हजरात घर में अपने बेड्स पे टेक लगा के लैपटॉप यूज कर रहे होते थे, और उसकी वजह से कमर के मसाइल और कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों को ऑर्थो मैट्रेसेस, पहले हम सुनते थे किसी एक आदमी को चाहिए गद्दा बिछा के जमीन पे, देखें, या हर किसी के लिए जमीन रिकमेंडेड नहीं है, तो जो हम आमतौर पे सुनते हैं कि जी अगर आपको कमर का दर्द है, लोग ऐसे ही चलते फिरते बोल देते हैं जमीन पर सो जाओ। तो ये एनालाइज करने की जरूरत है कि वो वाकई में उसका नौयत पेन की ऐसी है कि वो जमीन पे सोने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी जमीन पे लेटने से वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप एक फर्म कैटेगरी का फोम मैट्रेस यूज करें, जो होता है बड़ा सख्त सा, बिल्कुल सख्त, लेकिन अब उस सख्त में भी अगर आप सिर्फ वो रेगुलर सख्त वाला यूज करेंगे तो आपको लगेगा आप जेल की जमीन पे लेटी हैं। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं और आपको बैक पेन की कंप्लेन है, लेकिन आपका जो स्पाउस है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो वो कंप्लेन करना शुरू कर देगा कि यार मेरी क्या गलती है कि मुझे इतने हार्ड सरफेस पे सुलाया जा रहा है। तो अब इन्होंने, इस कंपनी ने उसके 2 और एडेड वेरिएंट्स निकाल दिए हैं, जिसमें नीचे तो वो रेगुलर ऑर्थो हार्ड सरफेस ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक एडेड लेयर है सॉफ्टनेस की। वो ये करती है कि वो आपको एक इतनी सॉफ्ट इनफ होती है कि आपको सुकून से नींद आ जाए, बट बिलो इट इज हार्ड इनफ कि वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट रखे। और इस पर्टिकुलर मैट्रेस की लाइफ 20 से 25 साल आराम से है, तो आप ले लें और आपकी छुट्टी हो गई। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने एक अच्छे जूते पहने। मैं ब्रेक मिनट से ब्रांड का नाम पूछूंगी। अब आप बताइए कि आपने मुझसे ऑफ एयर कहा था कि आप हमें बताएंगे कि हम कैसे, एक तो आप मुझे ये बताएंगे कि मैं बैठी हूँ सारा दिन डेस्क पे तो मैं क्या करूं, और उससे पहले आप ये बताइए कि मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मेरा पोस्चर सही है। आप अगर कुछ डेमो देना इसमें एक बहुत आसान सा गेज है, आप खड़े होकर दिखाना चाहेंगे? जिसमें नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि आप घर पे किसी भी बच्चे, बूढ़े या जवान का पोस्चर चेक कर सकते हैं। तरीका ये है कि किसी भी फर्म सरफेस पे आप उस पर्सन को मतलब उल्टा पेट के बल लेटाएंगे और उसके हील्स का लेवल मैच करेंगे। सबसे पहले 180 डिग्रीज पे, यानी कि वो जिस तरीके से लेटे हुए हैं उसी तरीके से उनके हील्स के लेवल को मैच करेंगे कि दोनों हील्स बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर तो उनका पोस्चर में खराबी है तो वो हील्स अलाइन नहीं हो रही होंगी, डेफिनेटली एक ऊपर नीचे आ रही होगी। और ये अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको मेरे घर में आधे लोगों का यही निकलेगा। ठीक है हाँ। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई बैकवर्ड डिफॉर्मिटी अल्लाह ना करे, बल्कि एक्चुअली होता ये है कि अगर आप कैमरा को थोड़ा सा फोकस करवाएं कि हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन हैबिट है मर्द हजरात में, और बिलउमूम खवातीन में तो ये पहले से थी, बट अब मर्द हजरात में भी आ गई है कि जब हम कहीं देर तक के लिए अगर खड़े हुए होते हैं, मान लेते हैं बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं या ऑफिस में ही कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ये जो हमारा बिल्कुल अभी सीधा पोस्चर है ये किसी एक तरफ वजन चला जाता है, या तो इस टांग की तरफ या इस टांग की तरफ। अब डेली बेसिस पे जब आप दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा 24 घंटे के अंदर ये पोजीशन रिपीट करते हैं तो आपका यहाँ का मसल जो है उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है, और फिर आपकी ये जो कूल्हे की हड्डी जिसको अलाइन यूं होना चाहिए वो या तो यूं हो जाएगी या वो यूं हो जाएगी। ठीक है, ये पेल्विस टिल्ट कहलाता है, जिसकी वजह से फिर क्योंकि आपकी जो स्पाइन है वो आके यहाँ पे कनेक्ट कर रही है इसी पेल्विस से, तो जब ये टिल्ट करेगा तो स्पाइन में खुद ब खुद बल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, आप हमेशा सीधा हमेशा सीधे खड़े हो और दिन में 10 करोड़ मरतबा अपने हाथ को टोके कि सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। और ये शायद हमने अभी तक अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नोटिस नहीं किया होगा, बट हम में से हर एक का जो ध्यान है वो इस तरफ कभी जाता ही नहीं है। बट अब क्योंकि मैंने बता दिया है तो ऑडियंस में से भी जो लोग सुन रहे हैं, इवन जो हमारे कैमरामैन हजरात हैं, अब वो खुद नोटिस करेंगे थोड़ी देर में कि हाँ यार हम कितनी देर के लिए एक टांग पे वजन डाल के खड़े हो रहे होते हैं। तो वो जो मैंने आपको गेज बताया उससे बहुत आराम से पता लग सकता है, एक तो 180 डिग्रीज पे और फिर उसी तरह आप फीट को टच मतलब पकड़ के और 90 डिग्रीज पे छत की तरफ ले जाएं, उल्टा लेटे बिल्कुल अपने टांगों पर बिल्कुल। तो उसमें भी वो इनइक्वालिटी या असिमेट्री आ रही होगी। तो जब ये दोनों में डिसबैलेंस फील हो जाए आपको
या लेवलिंग ना हो तो इसका मतलब है कि बंदे के स्पाइन में और पोस्चर में दोनों में इश्यूज है। और अगर इश्यूज हैं तो फिर आप इनके पास आ जाएं, अब आ जाइए और आप ठीक कर देंगे ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जो आपने दूसरी बात की ऑफिस में किस तरह से बैठे, हाँ। तो उसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप हमेशा यूं बैठेंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि थोड़ी देर में आप जितना भी यूं बैठने की कोशिश कर लें, थोड़ी देर में आप यूं हो जाते हैं या स्लाउच कर जाते हैं, क्योंकि काम की थकान इतनी होती है और हर कोई इतना बिजी होता है कि कभी कभी वो फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि कब वो बिल्कुल नीचे चला गया। तो अब इसमें कुशन का सही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम में से 99% लोग गलत यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन आपके पीछे वाले क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से डेमो दें, होता क्या है वो वाला क्वेश्चन उठा लीजिए। अब ये जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, अब चाहे तो वो क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑर्थो का बैक केयर हो जनरली, जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होता है, जो कि लोग अपनी ऑफिस की सीट्स के पीछे लगाते हैं एज अ सपोर्ट क्वेश्चन। जी जी, ठीक है। बट यूज दोनों का एक ही है, आपके लंबर को सपोर्ट करना, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे घर में एक सोफा है, वहां पे ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, या वो बैक केयर सपोर्ट जो आपके ऑफिस की गद्दी पे रखा हुआ है, आप जाते हैं और आप यूं जाके उस पर बैठ जाते हैं और आप काम करना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है। उसका रीजन ये है कि अब इससे हो क्या रहा है कि जब आप पीछे जाके बैठ रहे हैं तो आपका जो बैक है, यानी कि लोअर बैक है, ये चीज उसको लॉक कर रही है, लेकिन आपकी जो मिडिल बैक है वो अभी भी फ्री है। तो थोड़ी देर में जब मैं थकूंगा काम करते करते तो ऑटोमेटिकली स्लाउच कर जाऊंगा। इसका राइट वे ये है कि आप उस कुशन को रिमूव करेंगे और पीछे जाके पूरा जितना पीछे चिपक के इस रेस्ट के साथ आप बैठ सकेंगे, अपनी पूरी कमर चिपका लेंगे। उसके बाद हल्का सा आप लीन फॉरवर्ड करेंगे और हिप्स के बिल्कुल ऊपर से जहां से ये गैप आना स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप इस कुशन को प्लेस करेंगे। सही है। अब ये कुशन थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा अभी, तो ये अच्छा है कि कैमरा में ये फोकस हो रहा है तो इसकी प्लेसमेंट पता लग रही है कि ये एक्चुअली यहाँ नीचे नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है। और अब अगर मैं बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ और थोड़ी देर में मैं स्लाउच करने की कोशिश भी करूँ, तो अब आप नोटिस कर रही हैं कि मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ मैं स्लाउच कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सही जगह लॉक होनी चाहिए थी अब वो लॉक हो गई है। तो अगर सिर्फ ये भी करना आप लोग शुरू कर दें तो बहुत इजीली हम अपने पोस्चर्स का ख्याल रख सकते हैं, ऑफिस सेटिंग में भी और डोमेस्टिक सेटिंग में भी। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो या तो ब्रेक मतलब होता है ना कि आधे घंटे बाद थोड़ा खड़े होकर अपने आप को स्ट्रेच कर लें, कोई ऐसी रिकमेंडेशन? बिल्कुल, इसमें एक 5 मिनट रूल जो है 5 मिनट को अपनी जिंदगी में लेकर आना बहुत जरूरी है। और वो मैं अपने हर क्लाइंट को समझाता हूँ, चाहे उसका जॉब रोल किसी भी तरीके का, कि अगर तो आपके जॉब रोल इस तरीके का है कि स्पेशली अगर उसमें स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व है, तो फिर आप हर 1 घंटे में एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें आप अपनी सीट से खड़े होकर दूर जाएंगे। उसमें आपको एक चलने का स्ट्रेच ब्रेक खुद ब खुद मिल जाएगा और दूर जाके कहीं पानी पिए, फिर वापस आए। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अमूमन बहुत सारे अफराद जो IT इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनका भी स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है, तो वो कंप्लेन करते हैं सर्विकल पेन की। तो उसके लिए एक बहुत आम सी और बहुत एक अच्छी और आसान एक्सरसाइज ये है कि अपने नेक को मुसलसल जो है वो टिल्ट करें और 5 सेकंड के लिए एक पोजीशन में फुल स्ट्रेच के साथ रख के और फिर रिलीज़ करें, फिर दूसरी तरफ ले जाएं। इस तरीके से कम 20 बार करें। उसके बाद शोल्डर रोल्स, ठीक है, ये यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बना देते हैं और मुसलसल काम करते करते यहाँ पे जितना प्रेशर आ गया होता है उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। और ये हर 1 घंटे में या 2 घंटे में करना? हर 1 घंटे में आप एक बार भी करना, तो इसको इट टेक्स हार्डली अ मिनट और 2। और सुबह उठ के कुछ बॉडी के स्ट्रेचेस कर लें ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो। बहुत आम स्ट्रेचेस हैं, जो योगा पोजेज हैं या कोई आम से स्ट्रेचेस हैं जिसमें आप सीधे खड़े होकर अपनी फीट्स को टच करें, अपने टोस को टच करें। इन स्ट्रेचेस से भी आप बहुत इजीली अपने यहाँ के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन रख सकते हैं। ठीक है। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं तारिक रोड पे हमारी प्रैक्टिस है पिछले 6 साल। अच्छा, अगर मैं सोशल मीडिया पे फर्रुख अहमद खान लिख के सर्च कराऊंगी तो आसानी से दस्तयाब है आप? बिल्कुल, मैं दस्तयाब हूँ। और चीरो बस्ट के नाम चीरो बस्ट के नाम से हमारा फेसबुक पे प्रॉपर फुल फ्लेज पेज बना हुआ है। चीरो बस्ट की स्पेलिंग है CHIROBUST। चीरो बस्ट 2 अल्फाज का मुरक्कब है, ची जिसको हम एनर्जी कहते हैं, और रोबस्ट यानी कि फंक्शनल और बेहतरीन। ठीक है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया Thank you so आपके much. वक्त का और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन का। आपको पता है आपके बाद भी जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो भी योगी हैं, और यकीनन आप जैसे लोगों की वजह से इन्फॉर्मेशन और ज्ञान तो हमें बहुत मिलता है, लेकिन हम इतनी कोई ढीठ कौम है ना, हम सारी बातें सुन के हम कहते हैं कि बस कल से, वो नहीं होता कल से पढ़ूंगा पक्का, कल से मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा। इसी तरह हम अपने आप को बताते हैं कि कल से हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, कल से हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वही बात है कि एक्ट अगर हम नहीं आज नहीं करेंगे तो आज कल को करें और अभी से डॉक्टर, करें। आज हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल को डॉक्टर हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने जाना कि आपकी छोटी छोटी तब्दीलियां जो आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आए उनसे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है बेहतर हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मरना तो है ही, तो खा पी के मरे, अय्याशी करके मरे, और मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ और अगर आप ना मरे तो फिर क्या होगा? अगर आपकी जो किस्मत में अल्लाह ताला ने 100 साल ज़िंदगी लिखी है और 40 साल से आपके सारे जो है जॉइंट्स जवाब दे गए हैं, तो यकीन करें वो 60 साल अजाब हो जाएंगे गुजारने के लिए। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस नेमत की शुक्रगुजारी इस तरह मुमकिन है कि हम अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल करें। मैं आपसे मिल रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये जो मैंने खाना पीना वर्ड यूज़ किया ना, हम इसी पे बात करने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं। आप मुझसे मिल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अभी सुबह सुबह जिक्र करी थी ना कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया मूंगफलियों का, गाजर के हलवे का। तो एक और चीज़ है, हमें ना फ्राइड आइटम्स खाने की बहुत क्रेविंग होती है। तो एक चीज़ है जो कि है तली हुई मछली। गर्मियों में खाने को तो कराची वाले कोई भी चीज़ किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में फ्राइड फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। हमारे एक साथी हैं एचनाव के, वो रात को एक जगह गए, उन्होंने मछली डिस्कवर की और बहुत ही लजीज फ्राइड मछली और बहुत सारी इकसाम की उनको वहाँ मछलियाँ मिली। उन्होंने बड़ा मज़ेदार एक फुटेज बनाया। तो हमारा एक सेगमेंट है चल मेरा भाई, और वो आप देखेंगे और आप देखेंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ फिश दस्तयाब है हमारे ही शहर में। तो देखते हैं ये वाला वीडियो और आप भी इंजॉय करें इस मछली को। अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकरम भाई माशाल्लाह सबसे ज़्यादा कौन सी फ़िश चल रही है आपके पास? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ़िश चलती है वो फिंगर फ़िश कहलाती है, और बाकी के जो है ना मुख्तलिफ मछलियाँ हैं, जिसमें हमारा स्पेशल लाहौरी बिस्किट है, हीरा है, रेड स्नैपर जिसको कहते हैं, ये फले रखे हैं, ओरिजिनल बंगश के फले हैं, और इनको कहा जाता है डांगरी के या हीरा का फले कहा जाता है। ये कोयले के मतलब की मछली है, बेहतरीन ज़बरदस्त। तो ये डांगरी है। तो डांगरी की स्पेसिफिक कोई क्या जायका होता है? ये ग्रिल पे ज़्यादा जायका देती है या ये फ्राई हो गई? कोयले पे ज़बरदस्त है, कोयले के मतलब के बेहतरीन। और ये जो आपने कौन सी बताई है? लाहौरी बिस्किट स्पेशल आइटम है, अकरम फिश पॉइंट का लाहौरी बिस्किट स्पेशल आइटम है। तो इसमें क्या खास बात है? रेसिपी लाहौर से मंगाते हैं, फिश कराची की है। ये देखें चकोर पीस है सारे, चकोर पीस है सारे, इस साइज की मछली होगी, गोल्डन पीस है, ना सारे ना दम है। तो आप ये सब फिशेस पे मसाला एक ही लगता है या अलग अलग है, या ये लाहौरी बिस्किट पे कुछ अलग से मसाला है? बिस्किट लाहौरी मसाला अलग है बस। तो इसमें कौन सा मसाला है? ये लाहौर से रेसिपी मंगाते हैं, वो इस्तेमाल होती है, मछली यहीं की है और फेवरेट हो गई माशाल्लाह। ये फिश कौन सी है? ये मोर मछली है, मोर फिश है ये। मोर मगरा कह लो, इसका जो नाम भी दे दो, लेकिन ओरिजिनल जो है मोर मछली है, मोर मगरा। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान है कोई? चकोर बिस्किट हैं भाई, चकोर पीस होते हैं, गोल्डन पीस, ना सर वाला हिस्सा है ना दुम वाला हिस्सा, बीच के पीस होते हैं। इसकी ये बिस्किट टाइप का होता है, ये मशहूर हो गई है। तो ये बिस्किट टाइप आप खुद बनाते हैं या ये होती है? खुद बनाते हैं, ये बनानी। ये एक नई चीज़ दिखा रहे हैं। ये हमारी बिस्किट, हाँ, ये जो है बहुत फेवरेट है, जिसने एक मरतबा ये खा ली दोबारा वो उस तरफ नहीं आता, बिस्किट की तरफ ही आके बिस्किट ही मांगता है। और माशाल्लाह बहुत चलता है हमारा बिस्किट, 2 किलो 4 किलो, ये नहीं है कि तो इसके प्राइस क्या है? 1800। 1800 रुपये किलो। और बाकी फिशेस के क्या प्राइस है? बाकी का मुख्तलिफ है, हीरा भी 1800 है, हीरा ग्रिल के मतलब की है हीरा, ये बिना कांटे के है, लाहौरी बिस्किट है, और फले ये भी ग्रिल के मतलब की है। और बेसिकली जो ज़्यादा चलता है वो मुश्का हो गया, ये कुंद रखे हुए हैं गोल्डन पीस, ये देखें ये ज़्यादा चलते हैं।
और रेड चने पर। ये कांटे में ये 3 आइटम हमारे पास बचते ही नहीं है। लाहौरी बेसिकली लाहौरी जो हमारी फेवरेट है और मशहूर लाहौरी अकरम पेश भट्ट की। तो ये ग्रिल का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ जायके में कुछ चेंजिंग ले आता है। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेवरेट है भाई। आज तो आजकल हर बंदा ग्रिल ही मांगता है। तो जनाब आपने देखा कि कितनी मज़ेदार मछली, और बल्कि देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और दिस इज़ वन प्लेस जो कि आपने ज़रूर चेकआउट करनी है। वैसे तो कराची इज़ नोन फॉर मज़ेदार खाने, चटपटे मसालों वाले, लेकिन ये जो मछली थी तो वाकई ये माउथ वाटरिंग मछली है। अच्छा, खाने की बात हो रही है तो मेरे पास इसी हवाले से एक गेस्ट मौजूद हैं। इस वक्त पता नहीं स्मोक की खुशबू हलक में लग रही है जो स्टूडियो में आ रही है। बात करने से पहले मैं सोच रही हूँ खांसी ना शुरू हो रहा है। अच्छा जी, जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हम बचपन से सुनते हैं खाने के आदाब है, हमें पता है। हमने कहा हाँ भाई हमें पता है, सीधे हाथ से खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, और मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुंह बंद करके खाना है। लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो हमें ये बताएंगे कि खाने के असली आदाब क्या हैं। और आपको पता है कि आपके खाने से इलाज भी मुमकिन है। अगर हमें ये पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या खाना है, कितना खाना है, कब नहीं खाना है, क्या नहीं खाना। ये जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, हम कभी कभी उसको खाने के बावजूद जो कुफराने नेमत कर रहे होते हैं। बहुत अलग में लग रहा है जो भी मसाला है यहाँ पे। तो मैं मिलवाती हूँ आपको जिन शख्सियत से आप सब उन्हें जानते हैं, योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खांस लेती हूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा है। आपके भी हलक में वही मसाला लग रहा है जो मेरे लग रहा है? मुझे मजा आ रहा है। आपको मजा नहीं, मेरे लग चुका है। अच्छा ये बताएं कि हम बचपन से जो खाने के आदाब समझते हैं, हम यही समझते हैं कि सीधे हाथ से खाओ, हाथ धो लो, सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और मुंह बंद करके खाओ। इसके अलावा क्या है? देखिए, ये एक फूड साइंस तो एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको सिर्फ इन चंद चीज़ों पे नहीं हम कर सकते। अलबत्ता ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो चले, मुसलमानों में तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हैं, बाकियों में तो फिर ये एक उसूल रह गया। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल लॉ मैं बता देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। खाना हमेशा जब भी आप खाएं हालत सुकून में खाएं। पहला, खाने का पूरा एहतमाम किया जाता है। खाना भागते दौड़ते टेक अवे पे नहीं होता, ये खाना नहीं होता। 2 तरीके से इंसान को खाना मिलता है, बतौर नेमत या बतौर भीख। खाना दोनों को मिलता है। कोई किसी को भीख में दे देता है, खाना उसको भी मिल जाता है, बतौर नेमत वो हासिल भी करता है। तो अगर ये देखना है कि खाना उन अदवार, उन अक़दार के तहत मिल रहा है जो रब ने दिए, तो वो हमें अता है। और अगर हम उसको वैसे ही ले रहे हैं जो जिसमें कुदरत नहीं आ रही, तो फिर वो कुछ और है, किसी का दिया हुआ है। तो पहले तो हमें तयन कर लेना चाहिए कि क्या हमने जिंदगी में जीने के लिए, रूह के लिए नहीं, क्योंकि पैदाइश से पहले और मरने के बाद हमें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़िंदगी में ग़िज़ा की ज़रूरत है। इसका मतलब है ज़िंदगी में जिस्म के लिए ग़िज़ा चाहिए। तो जिस्म को उस हालत में रखना पड़ेगा जहाँ वो एहतराम की शक्ल में ग़िज़ा ले, क्योंकि वो ज़िंदगी उसके जीवन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए जो हमें शक्ति ताकत चाहिए वो उस वक्त मिल रही है, और वो उसी को एहतियात से ना ले तो गलत होगा। तो जो उसूल हैं, एक तो खाना हमेशा उस जगह खाएं जहाँ पे खाने का एहतमाम रखा गया हो, जिसको आप टेबल कह लीजिए, आप खाने की कोई ख़ास जगह हो। ऐसे नहीं कि खाना आपने जाके छत पे खा लिया या आपने कॉरिडोर में खा लिया, कहीं पे भी खा लिया, कहीं पे भी खा लिया, कहीं पे भी खा लिया। बात नहीं होगी। खाने की एक प्रॉपर जगह होती है, जिस तरह इबादत की जगह है रूह की। तो जिस्म के लिए जो एक इंतहाई अहम चीज़ है, उसके लिए आपने कोई जगह ना बनाई हो, ये हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है आपके यहाँ डाइनिंग टेबल हो सकता है आप दस्तरखान बिछाते हैं। पुराने ज़माने में देखिए दस्तरखान बिछाए जाते थे। जी जी। वो जो दस्तरखान जिस जगह बिछे दस्तरखान जिस जगह बिछे वो जगह खाने की बन गई। उसके बाद दस्तरखान समेट लिया जाता था। हमारे यहाँ उसको समेटना कहते हैं। हम जिस तरीके से खा रहे हैं उसमें एक तो ये कि हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे। तो पहला, हाथ धो के पुरसुकून जगह होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाने का वक्त होना चाहिए। बिला वक्त बेवक्त खाना नहीं खाया जाता। तो हदीस मुबारक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भूख लगे तो खाओ, और जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दो। तो जब भूख लगे तो खाओ, ये पहला हमारा हदीस का हिस्सा है। ये तो हमने बदल दिया, हमारे तो वक्त पे खाया जाता है। 8 बजे हमारा डिनर हो जाता है, 2 बजे हमारा दोपहर। दुनिया में वैसे 6 बजे होता है।
ये तो हम ही लोग पाकिस्तान में तो हैं मैंने 8 जल्दी कह दिया, हमारे तो 10 बजे 10 बजे तो हम जाते हैं डिनर के लिए, हम नारी खाने 12 बजे। निहार मुंह खाने वाली चीज को हम 11 बजे जाते हैं बच्चों को कह के, बच्चों चलो आज कुछ खा लेते हैं। तो देखिए इसका वक्त से मुराद आपकी है कि भूख जिस वक्त लगे उस जी। वक्त खाएं। बच्चा छोटा जो होता है उसके वालदा खास होते हैं, परेशान होती है, रात में भी रोता है, भाई उसको भूख लगेगी तो रोएगा। तो जब भूख लगती है तो इंसान बिलकता है, भूख लगती है तो बिलकता है। तो उस वक्त जब वो बिलक रहा हो, और भूख लगना अलामत है सेहत की। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, ये बीमार है। लिहाजा मैं फौरन जल्दी से उस सवाल की तरफ आऊँ। एक तो खाने का माहौल बनना ही चाहिए, आप साफ सुथरे हो, पाक साफ हो। अच्छा, आप खुद भी साफ हो? ऑफ कोर्स, आपने इतनी बड़ी नेमत मिल रही है आपको, आप उसके लिए तैयार भी नहीं है। आप उन गंदे हाथों से, गंदे माहौल में, गंदी चीजों से खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कदर नहीं कर रहे हैं ना उस नेमत की। तो पुराने जमाने में, चले हम पुराने जमाने को छोड़ देते हैं, हम ब्रिटिशर्स को लेते हैं। कहा जाता है कि मिसाल है कि अगर कोई अंग्रेज जंगल में हो तो पहले तो एक कपड़ा बिछाएगा, फिर प्लेट रखेगा, फिर ये रखे, इतनी देर में शेर उसको खा जाएगा कि वो खाने की तैयारी कर रहा होगा। ये उनके मुहावरा है कि वो एनिमल खा जाते हैं कि वो अंग्रेज जो है तैयारी करता रहता है। वो तैयारी एहतमाम क्यों करता है? इसलिए करता है और खाता भी खाने को थोड़ा वो वैल्यू करता है। वैल्यू करता है। दिस इज द राइट वर्ड। सो वी आर नॉट वैल्यू। हमने तो स्ट्रीट रोडों के नाम रख दिए कि ये खाने की जगह है। फूड स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, मैं शायद मुझसे बहुत लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, फूड स्ट्रीट वाले तो बहुत ही करेंगे, मैं भी जाता हूँ, लेकिन खाने बाजारों में इस तरह हम खड़े हैं, खा रहे हैं, नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि सरे राह फूल मत खरीदा करें। चौराहों पे फूल, जो खुशबू वाली चीजें हैं वो नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उन पे नेगेटिव एनर्जियों का क्रॉस होता है और उन फूलों के साथ वो जुड़ी होती है। मेरी बहन बेटियों को चाहिए वहां से खाना ले। इसी तरह याद रखिए, जो खाना नुमाइशी तौर पे सामने पेश किया जा रहा है बाजारों में चलते फिरते, वो खाना खाने का नहीं होगा। उसकी सारी एनर्जियां दूसरों के पास, वहां से गरीब भी गुजर रहा था, उसने भी देखा, उसको भी तड़प आई और आपने वो खाना खाया। सही। तो खाने को एहतमाम किया जाता है, आराम से बनाया जाता है। रसोई कहते हैं इसे आप बावर्ची खाना कह लें, इसका एहतमाम होता है। इसके अंदर चप्पलें नहीं आती, बावर्ची खाने में चप्पल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने सुना है कि खाना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर मैं क्विकली मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई थी कि कोई एक साहब थे, उनके यहाँ खाना पकाने वाली आया करती थी, तो उनको रोज़ ख्वाब में नज़र आने लगा कि वो किसी बम्बई की चौल ढूंढ रहे हैं, वो घर ढूंढ रहे हैं। वो उनको अच्छा बहुत अमीर साहब थे, तो उनको समझ नहीं आता था मैं ख्वाब में हर वक्त मैं घर क्यों ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ अर्से बाद उन्हें ख्वाब आना बंद हो गया था। ऐसे ही उन्होंने अपनी काम वाली से ना जिक्र किया जो खाना पका कर उन्हें देती थी। तो कहने लगी कि साहब मैं ढूंढ रही थी घर, और मैं जितनी देर खाना पकाती थी उतनी देर मैं सोचती रहती थी मुझे घर नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला। और वो खाना जो वो खाते थे, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, और उन्हें ख्वाब में आता था कि वो घर ढूंढ रहे हैं। तो वो एनर्जी जो है ना, वो आपके अंदर जा रही है। बाज़ जगह तो खैर शायद ये इख्तलाफी मौजू है, मैं इस पर इतना नहीं जाऊँगा, लेकिन जब एनिमल्स के गोश्त खाए जाते हैं तो जिस तकलीफ से वो गुजरा होता है, उस तकलीफ का एहसास उस आदमी को भी हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि वो हलाल जानवर जी, खाओ। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि इसकी खसलत भी हमें अडॉप्ट करते हैं। तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, और बहुत गहरा है जी। खाना क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये खाने के बताइए आदाब क्या कि हैं, खाने आपने मुझे एक बात कही थी कि किस वक्त खाना आप नहीं खाएं, यही ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, खाना हमेशा सूरज के औकात में लिया जाता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रमज़ान में हिदायत दी है कि हम सूरज निकलने से ज़रा देर पहले खाएंगे और सूरज डूबने से ज़रा देर पहले जो है, या डूबने के फ़ौरन बाद कह लीजिए, अफ्तार कर लेंगे। ये 2 वक्त हैं आइडियल खाने के जो रब ने हमें बताए। दरमियान वाला तो हमारा अपना है, दरमियान वाला हमारा अपना है। हम खाते हैं, अगर दरमियान में कई वक्त अपने हैं। ये सॉरी, मैं एक कह रहा था, स्नैकिंग का अलग टाइम है, बहुत सारे टाइम ब्रंच अलग है। अलमिया ये है कि हम खाना नहीं खाते, हम प्रोडक्ट्स खाते हैं। और प्रोडक्ट्स वाले जितनी प्रोडक्ट बिकेगी उतना उनका कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो वो तो कहते हैं जी नाश्ता करने के बाद भी आप ये खा लें, फिर जब ये खा लें तो इसके बाद ये वाला खाएं, और जब ये खा लें तो ये तो खाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका लंच आ गया। तो लंच में आप ये हमारी प्रोडक्ट ले लें, इसमें ये डलता है, ये डलता है, ये डलता है। जब ये खा लें तो फिर इससे बचने के लिए ये खा लें, और जब आपने ये खाए तो ये खाएं, और अब शाम हो गई तो आपने स्नैक भी लेना है। तो जब स्नैक लें तो ये प्रोडक्ट ले लें, और उसके बाद आप डिनर के लिए जाने से पहले ये ले लें, डिनर के बाद फिर हमारे डिनर में भी ये ले लें, और फिर डिनर के बाद ये लें। तो भाई वक्त कब बचा काम करने के लिए? इसलिए बाज़ कौमें जो हैं वो अजीब व गरीब मखमसे में मुब्तला हो गई हैं। वो खाना खाएं या खा के गुजर जाएं। हम एक अलमिया में हैं, और हमारा अलमिया देखिए, बीमारी शुरू होती है खाने से।
खाने को कैसा खाया गया है। खाना चबा के खाया गया, खाना एहतमाम से खाया गया, यानी सुकून में खाया गया। एहतमाम का मतलब सुकून है, ये नहीं कि अगर हमने घरों में, हमारे घरों में, मेरे घर में मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमने फाखे भी किए हैं, हमने चने भी खाए हैं, हमने सूखी रोटी को पानी छिड़क के गर्म करके शक्कर डाल के भी खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अदवार मुझ पे गुजरे, मैं और मेरी माँ इसी दौर से गुजरे हैं। हमने तो कभी नहीं महसूस किया कि हमें तकलीफ हुई, हमें कोई खाने पीने का मसला आया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, नहीं। वो खाना इतने एहतमाम और प्यार से, मोहब्बत से खाया गया कि एनर्जी, उसमें जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो बहुत थी। आज वो खाने, जैसे आपने कहा कि कोई बना और रहा है, सोच रहा है अपने मकान का, तो खाने वाले को खाना कम मिलेगा, सिर्फ यही इत्तला मिलेगी कि मकान बम्बई में ले लिया जाए, ठीक है। सो ये उस हिसाब से शायद वो कराची में कोई ढूंढ रहा हो। तो पहले तो मैं आपको ये जल्दी से इसको समराइज करता हूँ। खाना हमेशा सुकून में खाएं, हाथ आप साफ सुथरे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इबादत के लिए आप बैठ रहे हैं, उतनी ही साफ सुथरा होना जरूरी है। यहाँ वजू ना किया, लेकिन पाक होना चाहिए, पाक हालत में खाना खाया जाए, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसी अदवार है जिसपे के ख़वातीन में होती है तो उस पर हम नहीं कह रहे, जनरल बात कर रहा हूँ। बच्चा है, उसको भी साफ सुथरा करा देना, मैल आ रहा, पसीने आ रहे हैं, मजदूर के लिए लागू नहीं हो रहा, ठीक है। मैं जनरल बात करूँ, जनरल, यस, इफ यू कैन देन आप हालत सुकून में हो, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दाएं हाथ से खाएं, अगर दाएं हाथ नहीं है तो बाएं से भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि चमचे से भी खाएं तो बुरा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हाथ से आप खाते हैं तो उस खाने में आपकी तवानाई आती है और बॉडी उस खाने को जो आपने हाथ से खाया है वो एंटीबॉडी कह के नहीं लेती, वो एंटीबॉडीज नहीं होती, बल्कि उसको इस तरह लिया जाता है कि जैसे कि खाने से पहले आपने उस खाने को जब टच कर लिया तो वो आपकी बॉडी के लिए एक ऐसी चीज बन गई जिससे वो वाकिफ है, तो बहुत आसानी से उसको लिया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहूँगा, खाने के अक़साम लोगों को नहीं पता। खाने 3 तरह के होते हैं। अच्छा। एक राजसिक, राजाओं का खाना, एक तमासिक, बासी बुरे खाने जो हमारे फ्रिज में और दस्तयाब है। अच्छा, फ्रिज ने तो एक अलमिया कर दिया ना, फ्रिज ने तो हमारी अखलाकियात को, हम बांटने से भी गए। मुझे नहीं मिल रहा, अखलाकियात का क्या किया? कबाड़ा तो बहुत सॉफ्ट, जनाजा निकाल दिया, जनाजा भी बहुत सॉफ्ट है, ये तो निकलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पस्ती की उस हालत में लाके डाल दिया जिस पे गुफ्तगू करना बेकार है। इसलिए नहीं, इसलिए कि जब फ्रिज आया तो हमने पड़ोसी का हक भी अपने फ्रिज में रखा, हमने भिखारी का हक भी फ्रिज में रखा। अब ना हम भिखारी को दे रहे हैं ना पड़ोस में किसी को। अरे खाना बचा था तो वो बचा ही पड़ोसी के लिए था, हमने वो भी अपने घर में रख लिया और कचरे में जा रहा है। फिर सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने जो बच गया वो अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह को बचावा दोगे? अल्लाह ने तो उनको बिल्कुल फ्रेश दिया था और तुम उसको पका हुआ, बचा हुआ, सड़ा हुआ दोगे? तो फिर सोचना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है अल्लाह से दरखास्त दुआ करें कि बस मिलता ही रहे, क्योंकि उसकी नेमतें मिल रही है, काबिल तो नहीं है। तो हमारा पहला उसूल जो बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो खाने से शुरू होगी। वो खाने पे कितने सुकून से बैठते हैं। बात वही है, चबा के खाएं पूरी तरह। हमारे यहाँ एक मुहावरा है योग में, खाने की चीज को पीना चाहिए और पीने की चीज को खाना चाहिए। यानी खाने की चीज को इतना चबाएं कि वो लिक्विड हो जाए और लिक्विड को इतनी देर तक मुंह में रखें कि जैसे कि आप कोई खाना खा रहे हैं। अच्छा। तो इससे आपका लुआब जो है सलावा मुंह में मिलता है, वो हाजमे की शक्ल में जाएगा। यहाँ से गैस्ट्रिक की बीमारी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उससे बचना हो तो आपको मुंह बंद करके खाना है, उसमें बड़ा एयर का प्रेशर आता है। दूसरा, खाने का इंतखाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम अभी आपने वो बात कंप्लीट नहीं की कि 3 तरह के खाने होते हैं। ओह यस, राजसिक खाने, राजाओं के खाने, हर वो चीज जो गरीब की इस्तेदाद से बाहर है वो राजसिक है। हमारे घरों में राजाओं के खाने खाए जाते हैं। हम बिरयानी खाते हैं, कोरमे खाते हैं, हम न्यारी खाते हैं, हम हलवे खाते हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के डिशेस बनाते हैं, मुख्तलिफ चाहते हैं। ये सारे बादशाहों के पास होते थे। उस जमाने का गरीब क्या खाता था पता है आपको? उस जमाने का वो प्याज खाता था, और प्याज भी वो अपनी यूं दामन को कहता था, लोग उसको प्याज डाल देते थे, वो रोटी के साथ प्याज खाता था। फिर आगे डेवलप हुआ तो प्याज की चटनी बन गई, उसके साथ उसमें नमक मिल गया, उसके साथ हरी मिर्च मिल गई, फिर वो चटनी पे आ गया, फिर चटनी से जरा और अच्छा हो गया तो उसने दाल भी बना ली। ये है गरीब के खाने। गरीब कब खाता था निहारी पावे और ये सब? बकरे कौन ज़िबा करता था? कौन ज़िबा करता था? नहीं, कतल नहीं होता था। तो ये राजसिक खाने इंसान को मोटा
और सुस्त और काहिल कर देते हैं। सही। आज बहुत से बच्चे जो राजसिक खाने खा रहे हैं, वो मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ, मुझे पसंद भी है कि वो आपसे ये तो कहेंगे कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अब्बू ये कर लें, वो बड़ी अब्बू बड़ी ये कर बातें लें। करा लो लेकिन जैसे ही आपने उनसे कहा बेटा एक गिलास पानी लाओ, कहेंगे मैं थका हूँ, आप खुद ही पी लें, I उठ के नहीं देंगे। हमारे घरों में मोटे भी हो है। रहेंगे और उनकी स्किन अच्छी होगी क्योंकि वो प्रोटीन बहुत खा रहे हैं। सही। तो ऐसे Healthy लोगों के जो बच्चे। राजस्थिक खाते हैं होते खूबसूरत हैं, बादशाह सारे अच्छे होते थे, बदसूरत तो एक आध ही गुजरा है। यार बदसूरत तो नहीं कहना चाहिए, ये जिसको हम उसकी खूबसूरती के थे सारे खूब, हाँ। भाई सुर्खों सफेद लोग। प्रोटीन खा रहे हैं ना, और काम तो कुछ नहीं कर रहे, दुनिया कर रही है धूप में उनके निकल काम। नहीं रहे, सही। फिर उसके बाद तमासिक हर वो खाना जो आपने बासी करके दोबारा गर्म किया, अगर आपने दोबारा उसको आग लगाई तो खाने को आग लग गई। महावरतन कह रहा हूँ, फिर गौर कीजिएगा। तो इट लूजेस ऑल इट्स Yes, न्यूट्रिशनल of वैल्यू। course. वो पहली दफा में ताजा खाना था, अल्लाह ने क्या आपको वापस नहीं देना? आप उस चिड़िया से भी कहे गुजरे हैं जो हर दफा दाना चुगती है मुझे लगता है और कि जमा हम नहीं अपनी करती। आसानी करते हैं ना, जैसे खातून खाना एक बहुत सारी दाल बना के फ्रीज कर दी, हम अपनी आसानी ही भी करते हैं, ये भी वजह है। देखिए मुझे घर सिर्फ भी जाना है, कंजूसी घर में भी नहीं है। खवातीन होती हैं, हाँ। तो मैं भी ऐसे ही मर्द हूँ जैसे सारे मर्द होते हैं, डर लगता है। अच्छा, तीसरे कौन सी? एक बात मुझे बताइए, हमें रब की इस बात पे यकीन क्यों नहीं है कि दोबारा देगा? आप ताज़ा बनाए ना। अगर आप घर वाली हैं तो घर को चलाने के अंदाज ये होना चाहिए कि आपने खाना मिकदार में बनाया, उतने ही मिकदार का बनाया जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर उस खातून के आगे फोड़ का लफ्ज लगता है, वो लगा ले, फिर फोड़ खातून है। आपको ये पता नहीं है कि खाना कितना खाना चाहिए, सही। घर में कितना और पकेगा। कुछ अरसे में आपको अंदाजा हो ही जाता वो जो आप बाजारों में जाए ना तो वहाँ टेबल पे अंदाजा हो जाता है आप ऑर्डर किस फोड़ा मर्द ने फोड़ा औरत ने दिया है, और वहाँ सलीकामंद औरत और सलीकामंद मर्द भी नजर अपनी आता भूख से है, उन्हें। जो भूख के मुनासबत से। और ये बच्चों को ट्रांसफर करना है, वरना बच्चे पैसे जाया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पैसे का ज़या भी हो जाए। खैर, तीसरा कौन सा है, वो अभी भी मिस। सत्विक वही खाना है जो आपके मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खाया लोगों से। वो कौन से खाने? सादा खाने। आपने जौ की रोटी खाई है, आपने लौकी खाई है, और आपने एक वक्त में एक डिश खाई है। मेरे और आपके आका मौला के घर में एक वक्त में एक डिश हुई है। हमारे यहाँ तीन तो, दो तो मस्ट ही हैं। मेरे मौला अली फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि यानी दस्तरखान पे दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा उस गुफ्तगू की हिकमत की, लेकिन एक वक्त में एक। फिर एक और चीज़ है जो खाने के साथ जुड़ी हुई है लेकिन हम उसको बिल्कुल अलग मानते हैं, वो है फाका, जिसको अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। Yes, of course. You are at the right. You are I'm on the right track. Yeah, right track, and we must be discuss on that. It's very important about the life. Intermittent fasting. और जी हमारे आबा और अजदाद तो बहुत दूर की बात है, इनका तो कोई औकात नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने तुमसे पहली उम्मतों पे भी रोजे फर्ज किए थे। हाँ, और इसीलिए थे ना कि आप डिटॉक्सिफाई हो जाए। डिटॉक्सिफाई। अगर इंसान अपने जिस्म को जहरी मादों से निकालना चाहता है, बचाना चाहता है, हम उसको भरत कहते हैं योगा में। और ये भरत कई तरीके के होते हैं, कुछ ना खाना, कुछ भी नहीं खाना, ये भरत हो गया, जो कि बीइंग मुस्लिम हम रोजे में रखते हैं। खाते वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी का, लिक्विड का इस्तेमाल करना, ये एक भरत हो गया। या अनपक खाना, अनपक से मुराद फल खा लिए, मेवा खा लिए, जिसको आग ना लगी हो, दही ले लिया, अनपक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, फिर हमने सिर्फ अनपक में भी हमने कहा नहीं, और अनपक में हम सिर्फ फ्रूट पे आ जाते हैं, तो सिर्फ हम फ्रूट से भी अपना व्रत रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ना खाना ही फास्टिंग हो, ये क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से, मैं योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं जनरल उस पर नहीं बात कर रहा, एज ए योगी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम खाने को सही अंदाज में खाएंगे, उसके उसूलों के मुताबिक खाएंगे, खाने के कुछ आदाब हैं, उसूल हैं, कुछ उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ये है कि खाना अगर आपने खेत से लिया है, एनिमल प्लानेट किंगडम से लिया है, तो वो खाना उसी से बनना चाहिए। यानी दाल बने तो चावल के साथ बने, उसमें आप एनिमल किंगडम से बोटी मत दाल के साथ कबाब नहीं हो ना, और हमारा दाल के साथ हमारी जो नेचुरल कौमी जो डिश है बिरयानी इज नॉट योगिक फूड। लेकिन दिस इज हाउ वी प्लान आवर मील्स, के दाल के साथ कबाब, वेजिटेबल के साथ आलू गोश्त, तो क्या करें अब? सिस्टर, मैं तो पहले कह चुका हूँ, बादशाहों के यहाँ तो होती है, वहाँ पे 52 डिशेज होती थी, और यहाँ पे भी एक किला है जहाँ पे आप जाएं तो लिखा होता है कि हमारे 100 हैं, हम 101 डिश है वहाँ पे।
मैं किले नाम लूँ, बहुत अच्छे लाल किले का एक बात करूँ, वहाँ देखें लिखे बादशाह वाला एक किला है हमारे कराची। एक से एक आप और हम बादशाह से भी डबल खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उस गरीब के यहाँ तो बेचारे के मुगल बादशाहों के सिर्फ 52 डिशेज होती थी, और उसमें से एक डिश भी कम हो जाए तो उस दिन उसके जो सर का cook था ना, खत्म, दूसरा वाला नया फ्रेश लाते थे। ये बताएं खाना फ्रेश नहीं लाते थे, वो फ्रेश आपने कहा कि अगर प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट बेस्ड डाइट ही करें। yes. अगर वो खा रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गेहूं की रोटी है, तो क्या अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो अंग्रेजों की तरह सिर्फ स्टेक खाएं? पता नहीं ये पढ़ लिख के अंग्रेज हमसे ज्यादा क्यों जानते हैं, हमारी समझ नहीं आती। क्योंकि वो सारे ढंग की बातें बाद में वहीं से पता चलती है कि वही सही कर रहे थे। और जी होता ही है, हम पख्तून हैं, हमारे यहाँ जब अफगानिस्तान में भी और वैसे भी हमारे यहाँ जब गोश्त खाया जाता है, हाँ, ऐसे खाया जाता है। रोटी तो बाद में पेशावरी हमने बड़ी बड़ी डाल दी, रोटी वाले थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप सिर्फ गोश्त खा रहे हैं तो सिर्फ गोश्त? सी बात है, आपके लिए जो नेसेसरी है वो प्रोटीन है। तो आप स्टीम आपको करके बच्चों गोश्त को प्रोटीन आप दे नहीं रहे, बच्चों को आप इसने पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं उसको, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे उसको पिला भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, और वो है जिसमें हवा भरी होती है, टक हवा निकलती है, चुर चुर करके खाता है। पहले मुंह बंद करके खाना था, आवाज ना हो, उसको खाते में आवाज होती है, लोग कहते हैं वाह व्हाट अ ग्रेट बच्चा। तो मुझे एक बात, अब आपने कहा कि जो प्लांट खा रहे हैं तो सिर्फ प्लांट खाएं, तो मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही है, हम बचपन से सुनते थे कि रोटी खाओ, रोटी से ताकत मिलती है, यही सुनते हुए हम बड़े हुए ना कि चावल तो इज अ मस्ट। बात ये कि बात गलतुल आम चीजें होती हैं। जी जी, आप सिर्फ तारीख को पढ़िए और ये देखिए कि आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे गंदुम कितनी दफा खाया गया। गंदुम का जिक्र मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में उस वक्त आया जब मिस्र से कुछ लोग तोहफतन लेके गए हैं। वहां तो पहले जौ की रोटी खाई गई है, वहां पे जो रोटी खाई गई है उसकी अक़साम पे तो जाएं। और फिर दूसरी बात छोड़ें, मदीने के उस घर में जहां से रहमतें बढ़ती हैं और आज भी बढ़ रही हैं, हमेशा बढ़ेंगी, क्योंकि वो घर ही बाइज़े तख्लीक़ कायनात है, जिसको हम रोज़ा रसूल कहते हैं। देखिए वहां पे कभी भी 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे हैं जहां एक दिन फाका नहीं। सुन्नतों पे अमल करने वालों को ये देखना होगा कि उनके घर में उन्होंने और उनके बच्चों ने कब फाका किया, जिंदगी भर नहीं किया होगा। ये सुन्नत अमल नहीं की गई है। वो तो रोजे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन है, त्योहार है, बहुत सारी डिशेस लग त्योहार है। क्या सहाबा किराम और आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद आलो मोहम्मद के रोजे ऐसे ही होते थे? हम वो दोगले लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, हमारे वालिदैन की ये करम हम पे है कि उन्होंने पैदा एक मुसलमान घराने में कर दिया, तो हमने ठेका लिया हुआ है। मुझे ये बताइए कि अब आपने कहा कि अगर हम गोश्त हमारे यहाँ पक रहा है तो आइडियली गोश्त ही हो और वो हम खाएं फिर हाथ से ही तोड़ के या चमचे से, और अगर चावल दाल है तो चावल दाल हो, उसके साथ हम वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हमारे कभी चपली कबाब खाओ ना बाजी। हाँ, अगर चपली कबाब पख्तून में हम लोग बनाते हैं ना चपली कबाब। हाँ, तो वो चपली कबाब सिर्फ चपली कबाब, उसके साथ सैलेड ना खाएं। देखिए आपका मैदा एक आईक्यू रखता है। अच्छा, इतना सा है बेचारा मैदा, उसकी अपनी एक आईक्यू है, उसका अपना ब्रेन है। जब इसके अंदर कोई फूड जाती है तो वो एनालाइज करता है कि कौन सा केमिकल किस पावर में देना है। आपने गोश्त खाया और उसके साथ चावल खा लिए, बिरयानी हमारी कौमी डिश बिरयानी ले ली। मैं इसको बिरयानी नहीं कहता, बीमारी कहता हूँ, तो मिलता जुलता रहता है। मैंने बीमारी खाएंगे, कहते क्या, मैंने कहा बिरयानी कह रहा। तो अब जब ये गया तो मैदा जो सख्त तरीन चीज है उसके लिए केमिकल रिलीज कर देगा। सही है, ताकि उसको गोश्त को गलाना है। जब गोश्त गल रहा होगा तो चावल बेचारे का क्या हाल होगा, वो तो पानी हो चुका होगा। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं जब आप वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं। लिहाजा एक वक्त में एक डिश लेनी चाहिए और एक ही जैसी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मेरी बातों पे अमल करके आप रोटी को बिल्कुल प्रेफर करें कि जितना, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी हूँ, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ आप चावल और ये छोड़ दें, गंदुम। आप देखिए आपके घर में से डायबिटीज कैसे बाहर जाती है। कहीं नहीं लिखा कि आपको लाजमी होनी है क्योंकि अम्मा को हो गया था, वो डॉक्टर कहते हैं। हाँ। ओ भाई, अम्मा ने भी वही खाना खाया था, उसी तरह खाया था जैसे आप खा रहे हैं। तो आपका लाइफस्टाइल वो जीन्स के अंदर वो चीज़ है। मैं इस बात पे इसलिए इतना स्ट्रेस कर रही हूँ कि हमारा एक कौमी ये ख्याल है कि रोटी आपको ताकत बख्शती है और रोटी चावल इज अ मस्ट। तो उस पे इसी वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल, बल्कि आपको तो ये बात बड़ी वसूख से कहना चाहिए। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं शरारतन कह दूं कि बिल्कुल जनाब, आप देखें जो हमारे फ्लोर मिल वाले कितने ताकतवर हैं।
तो वाकई ताकत तो बख्शती है, सारे मालदार लोग वही लोग अच्छा, ये हैं क्या जिनकी है? फ्लोर मिलें चल रही हैं, तो ताकत उनको बख्शती है, हमें नहीं बख्शती। तो हम, और वो भी एक बात है ना कि जैसे कोई कहता है ना कि नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो मैं कुछ कहती हूँ बगैर खाए कोई नहीं मरा, खा खा के लोग जरूर मर जाते हैं। हाँ, ये भी बड़ा एक लतीफे हैं हमारे यहाँ, और ये गलतुल आम हो चुके हैं कि जी यार जिंदगी मिली है, खा खा के मरेंगे तो खा के, है ना, और खा के मरोगे, गलती से वही वाली बात है, जिंदा रहने के लिए तो खाओ, मरने के लिए सोचते रहते हैं। जिस नेमत को मिला है, कुफरान नेमत है ये कहना, क्योंकि ये खा के मरना तो है, जब तक जिंदा हो जिंदा तो रहो, अब नेमतों का ज़िया कर, जब मरोगे तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, वो फरिश्ता आके किसी से पूछता भी नहीं अब्बा से, सही बात, वो मार लेगा, उसका काम छोड़ दे। बात ये कि अल्लाह ताला जिस दिन आपसे हिसाब किताब लेगा तो उस वक्त आपके पास क्या जस्टिफिकेशन होगी कि अल्लाह ताला मैं ये समझ रहा था कि खा खा के ही मरना है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अगर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करें तो कोई बात कहना चाहेंगे आप नाजरीन से? एक तो ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि रोटी और चावल अपनी ज़िंदगी से कट डाउन करें, रोटी आपको कोई ताकत नहीं बख्श रही, बल्कि अब तो बहुत बात होने लगी है। नहीं बख्शती, नहीं उस तरह से ताकत जिस तरह लेकिन जितना बख्शती है वो दूसरी दवाओं की कंपनियों को मुनाफा, वो उतना नहीं बख्शती। फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स तो दोनों का जो है वो, तो अल्लाह ने अक्ल सलीम तो हमें दी है ना, हमने अक्ल सलीम कहाँ पे सलीम साहब को दे दी, तो कम से कम अक्ल सलीम जो है सलीम साहब से लेके अपने आप इस्तेमाल करें। सही बात है। और मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए मैं अपनी बहनों बेटियों को कहूँगा, मैं उन खवातीन को कहूँगा जो घर चलाती हैं, आप फूड साइंस पे बात कीजिए। योगा सिर्फ यही नहीं कि योगा की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा योगी हूँ तो योगी एक मुकम्मल डिटेल देता है। मेरा 3 घंटे का लेक्चर है जो मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है, और मैं देता भी हूँ। 3 घंटे हैं, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, किस खाने को किस खाने के साथ नहीं मिलाना है, जायके कितने होते हैं, कौन सा जायका कौन सी बीमारी पैदा करता है, और कौन सा जायका कौन सी बीमारी ख़त्म करता है। आपके घरों में अगर पूरे हफ्ते में वो 6 के 6 जायके नहीं खाए गए, जिसमें कड़वा भी शामिल है, करेला, तो इसका मतलब है कि आप खाने प्रॉपर नहीं खा रहे। आप सिर्फ एक तरह का खाना खाएंगे तो एक तरह के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का और इतनी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देने का, हमेशा की तरह। अच्छा भाई, आपको पता चल गया कि आपने जो है वो खाना किस वक्त खाना है, किस वक्त नहीं खाना। किस वक्त नहीं खाने के लिए सबसे बेस्ट आंसर है कि जो है वो आपने उस वक्त नहीं खाना जो आपको भूख नहीं लग रही। खाना कोई मजबूरी नहीं है, कोई गन पॉइंट पे आपको खाना नहीं खिला रहा। एक और बात है, मैं अपना छोटा सा एक किस्सा शेयर करती हूँ। रात को मेरे बेटे ने मुझे कहा ना, बिल्कुल बिस्तर पे लेटते हुए कि मॉम आई एम हंग्री। अब मैं उसको ऑप्शंस दे रही हूँ, ये खा लो, नो आई डोंट वांट दैट, ये खा लो। तो मुझे किसी की कही भी बात याद आई, मैंने कहीं सुनी थी कि अगर आप खाने का ऑप्शन दे रहे हो, बच्चा कह रहा है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, इसका मतलब है वो हंग्री बिल्कुल नहीं है, उसको भूख नहीं लग रही। क्योंकि जो भूखा होता है ना, उसको आपको ऑप्शंस ना भी दें, आप उसके सामने कुछ भी रख देंगे वो खा लेगा। तो बच्चों को हमने खुद सर चढ़ाया है और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो आँखें और अपनी अकल खुली रखें। और अब तो कोई रीज़न ही नहीं कि आपके मुझे ये बात नहीं पता, वो बात नहीं पता। यूट्यूब है, गूगल है, आप उससे कोई भी दुनिया का सवाल करें, उसका जवाब वहाँ पे हाजिर होता है। तो जनाब, खाने की बात हो रही है और हमारा खाना तैयार हो चुका है। मैं आपको लेकर चलती हूँ शेफ साइमा के किचन में। इस छोटे से ब्रेक के बाद और फिर जानेंगे कि वो जो शिश कबाब है वो कहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शीश कबाब, शीश नहीं है ये शिश है, रेडी हो चुके हैं। तो जानते हैं साइमा से कि कोई काम रह गया क्या? आप साइमा सब रेडी है? जी महविश, नहीं, मैं थोड़ा सा ग्रिल करना बता दूंगी यहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं। ये प्रोसेस हमारा हो रहा है, बिल्कुल इसको ऑन कर दें। कुछ मैंने स्टिक्स रेडी कर दी थी, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से पोटैटो वेजेस रेडी कर दिए हैं। इनको मैंने किया ये था, मैं इसका भी बता देती हूँ कि वेजिस के तरीके से पोटैटो को मैंने काट लिया आलूओं को लेके, और उसमें मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, हल्की सी काली मिर्च और नमक के साथ इसको मैंने टॉस कर लिया था। इससे पहले मैंने इसको हल्का सा बॉईल कर लिया था पानी में 5 मिनट्स काट के, ब्लांच करना जिसे हम कहते हैं, वो करके, और फिर मैंने सारा मसाला इसमें मिला के हल्का से ऑयल में क्रिस्प कर लिए थे इनको, पोटैटोज़ को। ये ऑप्शनल है सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे खा सकें, इस वजह से मैंने इसको। और जिस वक्त ये हो रहा था, ये जब तल रही थी, तो पूरे हमारे किचन में जो है वो उसकी धांस, हम कहते हैं धांस उठ रही थी, जिसके हम धांस रहे थे, धांस है ना कहते हैं। हाँ,
और उस वजह से खांस रहे थे और मैं ठीक ही थी। अच्छा महविश, ये- अब मैं ये ना है culprit। सारी ये वेजिटेबल्स जो काटी हुई हैं इनको हम साथ साथ ग्रिल करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था प्रोग्राम के कि मैं कुछ वेजिटेबल्स जो हमने स्टिक पे लगा के हम रेडी कर रहे हैं उस तरीके से भी दिखाएंगे और सेपरेटली भी हम दिखाएंगे। तो ये अभी बड़ी बड़ी आप हरी मिर्चें लें और उसको एज इज़ ही डाल दें, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्किश खानों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़े हुए होते हैं। ये हम ऐसे इसका मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरीके से पकाएंगे ताकि ग्रिल छिलका के ऊपर मार्क्स और आ जाए। पल्प जी नीचे। जी, अभी बस थोड़ी देर में, और इस तरीके से मैंने ये सारे वेजिटेबल। जी अनियन और लहसुन वगैरह सब काट यार दिया ये था। मिर्च फटेगी, आप जल्दी पीछे से हटा दो। रहिएगा, देख लेते हैं मैं अभी पीछे थोड़ा सा। हाँ, आप थोड़ा सा मैं हटिए, अपने मुझे आप को ऐसा बचा कलर- साइमा का कुछ भी होता रहा नहीं, क्योंकि मिर्च भावेश आप फटती है ना। मुझे ये प्लीज़ दीजिएगा सिमटा सा जो है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही मैंने अभी यहाँ पर एक सॉस बनाई है, योगर्ट सॉस, इसको भी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा हम माविश को बचाने के लिए जो है ना मिर्चों को दूर कर लें। देखा इनको कितना ख्याल है, मैंने सुबह सुबह बताया था अच्छा दोस्त वो होता है जो आपका ख्याल करे। बिल्कुल, तो ये देखिए फ़ौरन देखिए। मुझे असर हो गया। अच्छा माविश, ये आपकी फरमाइश पे टमाटर लगा के मैंने अरे बनाई है, वाह। ठीक है? तो मैंने कहा थोड़ा सा ये देख लेते टमाटर हैं। वाला मेरे नसीब में आएगा। हाँ, असल में इसमें बहुत खूबसूरत लगती है लाल और पीली शिमला मिर्चें, ऑरेंज भी जो आती हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास दस्तयाब नहीं थी, तो कलर देने के लिए मैंने एक आध लाल ये टमाटर के हरी लिए मिर्च भी को कर पलट लिया। के बस कलर चेंज कर लें और हटा लीजिए। मैं ये भी नहीं चाहूँगी आपके इतने अच्छे कपड़े ख़राब हैं। आज तो मैं ऑफ वाइट पहन आई हूँ, तो ये ज़रा सा वो भी रहे हैं इसी तरीके से। बस ये मैं इसको भी साथ साथ डन करती जाती हूँ। ये आ गया, आ जाओ भाई आ जाओ। इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बस ये सब रेडी है। मैं भी थोड़ी सी मैं प्याज़ों को वो करूँगी और टमाटर ना वो क्या होता है, कभी कभी जाओ ना कहीं खाने तो पूरा का पूरा लहसुन कुछ बेक जी होते जी हैं, क्या होता नहीं, है? वो उसको करते ये हैं कि पहले हल्का सा ना उसको तवे पे सेक लेते हैं। लहसुन निकला हुआ नहीं होता, वो निकला हुआ नहीं वाला होता, होता है उसको भी जी। निकाल के खाते हैं। उसको breakfast में सिर्फ ठीक लहसुन है, में होता सही है, वो बेक करते हैं ऑलिव ऑयल डाल के। जब भी आपने कोई भी जैसे चीज़ डाली और उसको आप ना एल्यूमिनियम फॉइल में बंद कर दें, ऑलिव ऑयल का अच्छा सा स्प्रे देके और हल्का सा स्प्रे आप पानी का भी दें उस पूरे लहसुन के उसको, और फिर आप उसको जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के 10 to 15 मिनट्स अवन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाई उस पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के आप उसको बेक कर लें, तो वो फिर वैसे ही ये निकलेगा होता है। जैसे आप बताती हैं। अच्छा, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल लगा के और उसको that's एल्यूमिनियम it। फॉइल के अंदर हाँ, रैप थोड़ा सा करके। पानी का भी स्प्रे दीजिएगा ताकि उसकी स्टीम बनती रहे, अच्छा। तभी वो नरम होगा। सही और है। फिर आप जिस वक्त आपने सर्व करना है उस वक्त वो आप गरम गरम निकालें और उसको खोल के स्टेक या जो भी चीज़ है आपने उसके साथ सर्व हाँ, करने अब के तो हिसाब से। restaurants में मिलता है खानों के साथ तो। बिल्कुल। अच्छा महविश, यहाँ पे हमारे ये सब चीज़ें जो शीश कबाब हैं वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि अब ये बाकी हीट से भी बन जाएगा, और लहसुन वगैरह सब चीज़ें डाल दी हैं, इसको हम अभी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अच्छा महविश, मैं ये क्या बताती मैं हूँ, इसको आपकी मदद के लिए इधर कर दूं उधर ताकि कर जले दें, नहीं। जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं योगर्ट डिप जो हम कह हाँ, रहे हाँ, हैं बिल्कुल, योगर्ट बना की के सॉस बनाना, बताइए। वो मैं आपको बताती हूँ। आप करें ये कि दही आप ले लें, जितनी भी आपको दही पसंद है, आधा किलो के करीब। मैंने यहाँ तकरीबन 400 ग्राम दही ली है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनेज़ या क्रीम दोनों डाल सकते हैं, ठीक है? वो आप डाल दीजिए और फिर आप उसमें एक पूरा लेमन का जूस डालेंगे निचोड़ कर। फिर आपने लहसुन को क्रश करना है बहुत अच्छा सा, जैसे उसका जूस सा मशी सा हो जाए लहसुन, खूब सारा लहसुन, क्योंकि ये गार्लिक योगर्ट सॉस है और ये शिश कबाब के साथ खाई जाती है, ठीक सही है? है। तो आपने इसको करना ये है कि बहुत अच्छा सा जैसे पीस लें या क्रश कर लें। मेरे पास तो क्रशर है, मैं डायरेक्ट ही क्रश मैंने कर दिया था इस पर, तो वो आप डाल लें। नमक डाल लें, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली थी इसका फ्लेवर थोड़ा बूस्ट करने के लिए जी। और इसको आप ओवरनाइट रख दें या एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रखें, ताकि जो लेमन जूस का वो है टेस्ट वो उसके अंदर पूरा अच्छे से रच बस जाए।
दूसरा आप ये करें कि इसमें जो है अगर कोई कुटी लाल मिर्च नहीं डालना चाह रहा तो ब्लैक पेपर पाउडर आप ऐड कर लें, और अगर आपको ज़्यादा मज़ीद गार्लिक का फ्लेवर चाहिए है तो आप इसमें गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि मोर गार्लिक ही इसका टूवर्ड्स फ्लेवर रहे। बिल्कुल। पहले हम इसको सजाने जा रहे हैं और सजाने के साथ साथ ही क्या आप रेसिपी कार्ड पे देंगी गार्लिक पाउडर? गार्लिक सॉस मैंने नहीं दी है। नहीं दी। अच्छा, फिर आप फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा रिकैप मैं रिकैप कर देती हूँ माविश। इसको मैं भी जाएं और बताती भी ठीक है जाएं। माविश, आपने यहाँ दही लिया कितना? मैंने 400 ग्राम दही ले अच्छा, लिया था। ये डब्बे वाला दही है या खुला दही है? ये नॉर्मल दही है जी। और अगर मेरे पास डब्बे वाला दही मौजूद है तो आप नहीं, डब्बे वाला नहीं, ये रेगुलर योगर्ट है। ये रेगुलर है जी। और अगर वो है 400 ग्राम मतलब डेढ़ कप, तकरीबन आधा किलो के करीब। आधा किलो दही लिया मैंने। जी, और आधा मैंने किलो कितनी दही, क्रीम डाली? 2 टेबलस्पून भर के क्रीम डाल दें। थोड़ा सा आपने लेमन जूस, थोड़ा नहीं, बड़े लेमू का रस आपने निचोड़ ठीक है, दिया। खट्टा करना है उसको। जी। और अच्छा खासा 1 लहसुन का जवा ले लें, वो पूरा क्रश करके इसमें डाल दें। नमक, आपने मेयोनेज़ का जिक्र किया था। मेयोनेज़ उस केस में होगी जब अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मेयोनेज़ नहीं है तो क्रीम। मैंने मेयोनेज़ डाली है 2 चम्मच। 2 चम्मच भर के। सही है। और फिर आपने लाल क्रीम मिर्च डाली का कुटी हुई? जी जी। और मैंने नमक कुटी- डाला? जी बिल्कुल। हस्बे जायका। हस्बे जायका नमक डाला। रात भर रख दिया? रात भर रख दें, 2 घंटे रख दें, 3 घंटे रख दें। ये अच्छा माविश, अब ना मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम इसको राइस या पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आज मैं पीटा ब्रेड का ही बता रही हूँ। इसको मैंने पीटा ब्रेड मैं यहाँ ले आई थी। अच्छा, टर्किश कुजीन में ये उनकी ब्रेड्स होती हैं बड़ी अच्छी, सिमक वगैरह, ठीक है, ये उसके साथ खाई जाती है। उनकी ब्रेड्स बहुत अमेजिंग होती है। तो ये वो लोग इसको ऐसे सर्व करते हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं इसको वैसे ही सजा के पेश करूँ जैसे हम टर्की में वहाँ रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। उसके लिए मैंने पीटा ब्रेड को एक ऐसे नीचे रख लिया था, ठीक है, ऊपर मैं ये रख रही हूँ और साथ साथ ही मैं अपने ये लगाती जाऊंगी। कैमरे में नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल। 3 आई थिंक इनफ होंगे। 3 ही लगा देते हैं तो... जी। वो फिर मैं उस तरफ लगा लूँगी। ये एक रेड वाला कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, और जी बल्कि थोड़ा सा प्याज डालेंगे हम। माविश, वो आपने कुनाफा और बकलावा तो खाया होगा, है ना? तो जो बकलावा है वो टर्किश क्यूजीन से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पता है। अरब में भी आम दस्तयाब है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनके पास जो मतलब वैरायटी है ना, यानी ये लोग, मैं आपको बताती हूँ, आइसक्रीम फिल्ड के साथ, फिल्ड आइसक्रीम, बड़े बड़े बकलावा और आइसक्रीम फिल्ड के साथ पेश करते हैं। और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताऊँगी कि वहाँ पे टर्की में हलवा पेश किया जाता है विद आइसक्रीम। यानी वो लोग आम ठेलों पर ना हलवा बेच रहे होते हैं आइसक्रीम के साथ। गरम हलवा और गरम हलवा। ये तो बड़ा कॉमन एक वो है ना हमारा डेजर्ट का आइसक्रीम का स्टाइल से केक गलास का होता है, गरम गरम केक पे ठंडी आइसक्रीम। बिल्कुल। फ्राइड आइसक्रीम कभी खाई होगी आपने? जी जी बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि आइसक्रीम को हम बहुत गर्म खानों के साथ सर्व करते हैं। माविश, लेकिन अगर हम वैसे सोचें, अपने दिमाग में थोड़ा सा आप लाएं तो हमें कैसा लगेगा? अजीब सा। नहीं हलवे के साथ, और मैदा भी कंफ्यूज। नहीं हलवे के साथ कैसे आइसक्रीम खा सकते हैं? और जो कैसा हलवा था? बहुत ज़बरदस्त सूजी का हलवा था। अच्छा, मैं तो बेवकूफ़ बन गई कहना चाहिए, क्योंकि सब वहाँ इतना सब कुछ तो टर्किश लैंग्वेज में लिखा होता है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता। जो एक चीज़ मैंने कैच की वो यही कि हलवा, तो मुझे लग रहा था बड़ा एक साइकिल वाला, जैसे हमारे पास यहाँ आइसक्रीम वाले नहीं जो साइकिल पे बेचते हैं, उस टाइप के था। तो मैंने पूछा और ये बस इतना फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये हमारी डेकोरेशन हो गई है। इसको तो फिर क्या हुआ कि वो बेवकूफ़ बनने वाली कहानी बेवकूफ़ बन गई। तो मैंने कहा अच्छा दे दो, जो भी उसको समझ में आया उसने मुझे दे दिया। और जब उसने आइसक्रीम डाली तो थोड़ी देर हिली, तो मैंने भी इसको देख के ना मुंह सा बनाया। फिर मैंने कहा खा कर तो देखूं भाई, यहाँ आई हूँ तो यहीं की चीज़ ट्राई करूँगी। तो वो तो बहुत अमेजिंग थी। ये चुकंदर? ये चुकंदर है, क्योंकि
हमारी मर्जी? नहीं, अच्छा। क्योंकि मर्जी नहीं है, अच्छा, मर्जी नहीं। क्योंकि वहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें सर्व की जाती हैं, बहुत सारी वेजेस, बहुत सारा फ्रेश फ्रूट। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि टर्किश क्यूजीन अपने ये कहाँ लगाएंगी? हाँ, ये भी तो ये है, कैसे अभी बोल वो सभी सकते हैं? करते हैं, अभी करते हैं। ये उसमें लगा दो, फिक्र स्प्लैटर। नहीं, फिक्र नहीं, थोड़ा सा मैं इसको लाल वाला टच दे ये उठा देती हूँ। हाँ, ये आप उठा लें, ये आप उठा लें प्लीज़। मैं आपका वो हूँ ना वेटर जो नहीं जल्दी बुफे टेबल पे सफाइयाँ कर रहा होता है। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं बात तो क्या हो, नहीं मैं है। कुछ भी बन सकती हूँ एज लॉन्ग एज आपने मुझसे वादा किया आप मुझे पे करेंगे। यार देखो, अब तो मुझे लग रहा है सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं थ्रेटन हो रही हूँ अभी आपसे ना। है ना, मैंने तो मुझे अचानक नौकरी छोड़ दी तो फिक्र मैंने अगर छोड़ दिया उनकी मदद कराना फिर क्या करेंगे? मैं खड़ी में हाथ बांध के खुद ही करती ना जो करना। मनीष, आप मुझे वो चिमटा ही दे दें, क्योंकि वो मुझे पकड़ के ज़रा ज़्यादा आसानी हो रही है, इनको पकड़े नहीं ये जा रहे। अच्छा जनाब, हाँ मैं बता रही थी आपको कि आइसक्रीम डाल के दे दी उसने, ये वाली कहानी सुना रही थी। हाँ, आइसक्रीम डाल के दे दी, और वहाँ जो वनीला आइसक्रीम, हाँ शायद वनीला ही या होगी, सूजी की मतलब आइसक्रीम? सादी सी, हाँ कोई थी ऐसी Plain कोई। white? नहीं, वाइट ही थी, क्योंकि हलवा ब्राउन था ना। अच्छा, ये देखें, मैंने लहसुन भी ग्रिल किया है, और वहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सारे ना ऑलिव्स, हर कलर के ऑलिव्स वो लोग सर्व करते हैं इन चीज़ों के साथ। यानी आप बस उनकी प्रेजेंटेशन देखकर ही वाह वाह करती रहेंगी, खाने का दिल नहीं चाहेगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका खाने को दिल चाहेगा, यहाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैसी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। नहीं बेफिक्र हो जाए, हम जरूर खत्म करेंगे। देखिए माविश, अब मेरा ख्याल है हमने अच्छे से सजा भी दिया है इसको। हालांकि मुझे उसके बाद आज एक जगह लंच पे मैं इनवाइटेड हूँ, हाँ, लेकिन और मैं चलें अच्छा है वहाँ कम खा लूँगी। अच्छा, मैं इसको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि हम इसको खाते कैसे हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ। क्या दिखा हम के रेडी दिखाएंगे? हैं दिखाने? हाँ, नहीं, हाँ। खा के नहीं दिखाऊंगी। माविश, एक प्लीज़ प्लेट बढ़ा दे, क्योंकि हर आदमी बोलेगा अब ये तो स्टिक में है, तो अब मैं क्या चम्मच कांटे का इस्तेमाल करूँ? तो भाई खाने के बिल्कुल भी आदाब आप चम्मच हम कांटे साइमा का से भी सीखेंगे। अभी योगी वजाहत भी बताएं। चम्मच कांटे का इस्तेमाल ना करें। आपने ये एक पीटा ब्रेड उठानी है, अपनी सॉस लेनी है, और बल्कि ये मैं ले ही लेती हूँ। चाहे आप इस पीटा ब्रेड को मैंने सेक लिया था, ठीक है। इसको हमने सॉस को ऐसे लगाना है। नज़र आ रहा है सब कुछ? जी आ रहा है नजर। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसको इस जज्बाती तरीके ना से, हो। हाँ। थोड़ी सी और यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसको, मैंने ये करके, निकाल दिया। यस, और भाई निकल जान जाओ। लगाए, हाँ जबरदस्त। ये और ये आपने इसको इसके जितने भी ये लवाजमात हैं, ये मुझे बढ़ा दें माविश, क्या प्लीज़। बढ़ा दूं? हाँ, क्या कर दूं? ये चिमटा दीजिए। ये का नाम दिया करें। हाँ, ये बहुत आदत है मुझे ये बोलने कर की। दो, वो कर दो। ये देखिए, आलू इसमें डाल दिया। अगर कोई चुकंदर डालना चाह रहा है, हरी मिर्च डालना चाह रहा है, ये हरी मिर्च हटा के खाए ना, लेकिन नहीं माविश, वहाँ पे ना हरी मिर्चें बिल्कुल भी फीकी हरी मिर्च है। हाँ, लाल लाल लंबी, इतनी लंबी लंबी सिर्फ मिर्चें। फ्लेवर है। सिर्फ फ्लेवर है, इतनी वो मैं आपसे कह रही थी ना, मैं गोश्त छोड़ के मैं सिर्फ यही सब खा रही थी। हाँ। तो ये देखें, इस तरीके से हम सर्व करेंगे। और वो लोग वहाँ पर ऑलिव्स, हर किस्म के ऑलिव्स जो हैं वो साथ ये हटा देते हैं। जी बिल्कुल, ये हटा लें। तो ऑलिव्स डालें इसमें, और जितने भी डिप्स देते हैं साइड पे बेहतरीन होते हैं, क्योंकि वो सब नेचुरल ऑयल सारे के बनाए हुए होते हैं उन्होंने डिप्स, वो आप डालें। और चुकंदर को वो लोग वहाँ पर सिरके में रखते हैं, ठीक है। चुकंदर भी डालें। अच्छा, वहाँ मतलब ये होता है, आप कहीं पे भी घूमने गए होते हैं ना, वैसे ही आपका मूड इतना अच्छा हुआ होता है और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं एक अपना ही किस्सा बता देती हूँ कि मैं गई, हम लोग काफ़ी घूम चुके थे, तो भूख भी लग रही थी। जो सामने रेस्टोरेंट मिला वहाँ चले गए। तो वो जब ये हमने कबाब वगैरह मंगाए, तो इतने कोई बड़े प्लेटर में, आप सोचो इतना कोई बड़ा प्लेटर में वो ये कबाब, नीचे तो पहले ना उसकी रोटी थी और एक कोई मसाला सा था ऑलिव ऑयल के साथ, ऊपर बहुत पतली सी इनकी जो ख़ास रोटी होती है वो थी, और साइड पे यही लवाजमात इतने सारे कि मुझे ये नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ उन लवाजमात को देख रही थी, क्योंकि आइडियाज़ भी आते ना अपने घर आके किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। खाने में भी मज़ा आया, क्योंकि मैं सर्दियों में गई थी, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर आप इस्तांबुल का सुना रही हैं या मैं उसका जो? मैं मेन इस्तांबुल का बता रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ काफ़ी सारे शहरों में गई हूँ, लेकिन वहाँ पे हर शहर में इसी तरीके से सेटिंग आ रही थी।
बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप ना ये चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जो दूसरी छोटी चिल्लड़ की चीज़ें जिसे कहना चाहिए, तो मैं डिप्स भी खा रही थी, और वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जो मैं यहाँ पे बताती हूँ, नाश्ते में हमारे पास ना कैप्सिकम्स आती थी माविश, इतनी छोटी छोटी रेड कैप्सिकम्स, अच्छा। जो शिमला मिर्चें लाल छोटी साइज़ की, और उसके अंदर फेटा चीज़ भरी हुई। अरे वाह, ओह माय गॉड माविश, वो तो बहुत ही अमेजिंग। अब बस मैंने आपसे कमेटी कहा ना, डाल के मुझे जा रही हूँ टर्की। हाँ बिल्कुल टर्की। अच्छा, मैं वैसे दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मैंने टर्किश रेस्टोरेंट में फूड खाया, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ही मुझे लगता है कि ये लोग बस टालने वाले नहीं, टर्किश यहाँ तो रेस्टोरेंट्स वो भी वगैरह। if you पाकिस्तानी travel- कर दिया है, yes, हाँ, if you बिल्कुल। travel तो you find the real Turkish food and real Turkish also। तो तुर्की लोग खड़े हुए खाना। माविश टर्किश फूड तो एक आप ग्लोबली बाइट बहुत क्या मैं चख सकती आप हूँ? बिल्कुल इसको लीजिए और खा के बताइए हमें। मेरे पास आज टाइम की किल्लत थी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको इन्हीं और कितना चीज़ों टाइम के चाहिए? क्या हो साथ गया? नहीं, डिप्स, देखिए डिप्स टाइम टेकिंग होता है, हम बना के जार में रख लें। आप चिकन बहुत- बताएं कि जूसी हुआ है या बहुत नहीं? मजेदार। एवं नहीं कह रही, मतलब वजह नहीं कह रही, इट इज एक्चुअली वेरी टेस्टी और जूसी, जबरदस्त इसका वो है। और जूसीनेस का मैंने क्या आपको इंग्रेडिएंट बताया था? जबरदस्त। लोग कहते हैं हमारी और जो चिकन sauce गलती है नहीं ना, है। so good। थैंक यू माविश। तो आप लोग ये सारा आज या वीकेंड आने वाला है, आप लोग एहतमाम कर लें पहले चीज़ों का, और उसके बाद उसके बाद गली हुई चिकन बनाएं। और जो लोगों को ड्राइनेस की शिकायत थी वो भी मैंने बता दिया है कि मुर्गी के क्यूब्स ड्राई हो जाते हैं। एक तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ओवर कुक कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपने अगर आप बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप दही का इस्तेमाल करें, 1 टेबलस्पून दही डाल के इसको मैरिनेट करके रख दें। और दूसरा ये कि वीकेंड पर अपने घर वालों को इम्प्रेस करें, बिल्कुल वो इतना बड़ा वाला जैसे मैं प्लेटर सब impress हो लेके गई। जी। और हमें जो फेसबुक और यूट्यूब पर अपने फीडबैक्स दें, आप लोग आगे कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। जी, ओवर टू यू माविश। नहीं तो बैटरी जो है ना वो उस वक्त एनर्जाइज और रिचार्ज हो गई और मूड अपलिफ्ट हो गया। वैसे तो यूजुअली आपने अगर अब तक एहसास हो गया कि मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है, मैं पता नहीं किसी और दुनिया के ख्यालों में रहती हूँ। बहुत मज़ेदार है, एक्चुअली बहुत मज़ेदार है। वैसे तो सैमा की सारी चीज़ें मज़ेदार होती हैं, मज़े ले लेके खाते हैं आफ्टर द प्रोग्राम। और घर पे भी जो मैंने ट्राई किया है, मुझे आजकल बच्चे इम्प्रेस ही चल रहे हैं मेरी कुकिंग से। तो जनाब आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। हमारा प्रोग्राम पहुंचा अपने अख्ताम तक। आप अपने बॉडी के पोस्चर का ख्याल रखें, खाने पीने का आदाब का ख्याल रखें। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। अगर आपने मिस कर दिया है तो रिवाइंड करके पूरा देखिएगा। शाम में हम लोग फेसबुक पे अपने क्लिप्स अपलोड करते हैं। हर क्लिप मुझे लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन का ख़जाना होता है। आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बड़ी मेहनत करके हम तरतीब देते हैं प्रोग्राम को। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। 2 बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं हमारे साथ। आपने कल हमें ट्यून इन करना है। मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं ये ख़त्म करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।